नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट है दोस्त अंकित अवस्थी लेकर के ताजा तरीन सवाल जो कि बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आज के रियल न्यूज एंड एनालिसिस में। 16 मार्च 2023 आज जिन प्रमुख मुद्दों पर आज चर्चा होने वाली है उनमें आज चर्चा करेंगे रूस और अमेरिका के बीच ब्लैक सी के अंदर उत्पन्न हुए युद्ध के बादलों के बारे में। साथ में चर्चा करेंगे कि तालिबान को क्रैश कोर्स देने जा रहा है भारत, क्या सही है या गलत। इसी प्रकार से व्हाट्सएप ने हाल ही में यूके को छोड़ने की धमकी क्यों दी है, भारत और भूटान ने किस प्रकार से हाल ही में ग्राउंड स्टेशन लाने की चर्चा की है यानी बनाया है, और साथ में लीस्ट डेवलप्ड नेशंस को लेकर के जो दोहा डिक्लेरेशन हुआ उसमें क्या निर्णय लिया गया, यानी सबसे कम विकसित देशों ने क्या निर्णय लिया आपसी बैठक में। इन तमाम बातों की चर्चा आज के सेशन में होने जा रही है। आपसे गुजारिश है एक बार जल्दी से सेशन को अपने सभी साथियों के साथ साझा कर दें, सभी साथियों को लाइव आने का इन्विटेशन भेज दें और जानना शुरू करें क्या कुछ हुआ है। लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन है आपका समय सीमित है, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। होता क्या है, हम लोग क्या समझते हैं ना, जीवन के अंदर हम में से बहुत सारे लोग जब खुद से खुद के बारे में कुछ निर्णय नहीं ले पाते तो हमें जिन्हें ऐसा लगता है कि ऐसी लाइफ मुझे जीनी है। अब वो कैसी जीनी है, तो हो सकता है किसी की आपको चलने का अंदाज पसंद हो, किसी का आपको बोलने का अंदाज पसंद हो, या फिर उसने जो जिंदगी जी है वैसी जिंदगी जीने की आपको तरीके पसंद हो कि यार ये तो बड़ी गाड़ी से आता है, बड़ी होटलों में रहता है, अपने दोस्तों में बड़े बड़े दोस्तों को शामिल रखता है। अक्सर होता यह है कि हम जब अपनी पहचान खोकर किसी दूसरे की पहचान के साथ जीने लगते हैं तो अक्सर हमारी महत्ता इस संसार में खत्म हो जाती है। कुछ इस प्रकार से समझिए, आपको याद है वंस अपॉन ए टाइम एक हीरो आया था अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर, हरमन बवेजा। अगर ध्यान हो तो आज उसे रिलेट करिएगा, वो कुछ ऋतिक रोशन जैसा दिखता था। अब ऋतिक रोशन जैसा दिखता था तो हरमन बवेजा ने जब भी एक्टिंग की तो लोगों ने उसे ऋतिक रोशन से ही मैच करके देखा, और जब मैच करके देखा तो हरमन बवेजा की एक्टिंग तो पता नहीं चली या नहीं चली, ऋतिक रोशन हिट हो गया। क्यों? कि इसकी नकल हो रही है। तो हरमन बवेजा से पहले लोग ऋतिक रोशन को खोजने लगे, अच्छा ये किस जैसा दिखता है। उदाहरण के लिए इंडिया के अंदर एंजेलिना जोली इसीलिए फेमस हुई क्योंकि ऐश्वर्या राय उन जैसी दिखती थी या उन जैसी एक्टिंग करने की कोशिश करती थी। फिर ऐश्वर्या राय की भी एक कॉपी आई जो सलमान खान लेके आया था, पता नहीं नाम तो उसका क्या था, तो वो जब आई तो फिर उससे ऐश्वर्या राय हिट हो गई। कहने का अर्थ यह है कि जब आप किसी की कॉपी करते हैं ना तो कॉपी करने से आप खुद हिट नहीं होते, उस दूसरे को हिट करा देते हो। हाँ, लोग आप में सस्ता सलमान खान, सस्ता शाहरुख खान ढूंढ जरूर लेते हैं, लेकिन आप डुप्लीकेट ही कहलाते हैं। तो आप अपनेपन में जिए, यानी कि जो आप हैं वो आप हैं, आपका अपना हीरोपन होना चाहिए, आपकी हीरोपंती होनी चाहिए। अब हीरोपंती का मतलब मारधाड़ से नहीं होता है, या लड़कियां साथ घुमाने से नहीं होता है, या लड़कियों के लिए मतलब डूड बनने से नहीं होता है। मुद्दा यह है कि आप अपने जीवन में जो भी करें वो अपने से कन्विंस होकर, अपने सामाजिक मूल्यों को लेते हुए, समाज के हिसाब से उपयुक्त जीवन जीते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप समाज में एक समय पर अपनी पहचान खुद की बनाने में कामयाब होते हैं। खुद की जो पहचान हमारी अपनी होती है ना, वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। जब चर्चा आपकी हो तो लोग ये बोलें हाँ वो तो अलग है। तो ये जो वो तो अलग है वाली चीज है ना, बस ये अपने अंदर अगर आप लेकर आए तो आपके लिए बहुत फायदे का सौदा सिद्ध होगा। ठीक है, चलिए तो सिद्ध शुरू करें आज के सेशन। ओके, ऑडियो थोड़ा सा कम लग रहा है ना। एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूं, है ना। अभी तो मुझे तो ठीक दिख रही है, आप लोग एक बार बता दीजिए कि आवाज ठीक है क्या। एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूं, है ना। मुझे तो सही फीलिंग आ रही है। ऑल ओके है भाई, अभी तो मुझे तो ठीक दिखती है। आप लोग एक बार बता दीजिए कि आवाज ठीक है क्या।
ठीक है, अब अगर आपको ठीक लगती है तो बहुत अच्छा है, और अगर अभी भी व्यवधान आते हैं तो आज थोड़े कम से ही बात चला लीजिएगा, मैं समझ नहीं पाऊंगा फिर कि कैसे हुआ ये सब, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं तो आज के पहले सेशन की, और पहले सेशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। डन। ठीक है, अब अगर आपको ठीक लगती है तो बहुत अच्छा है, और अगर ऑल ओके है ना। हाँ, तो निपुण, रचना, अरविंद, आदित्य, आशुतोष, ज्योति, अमित, सचिन, पवन, अंकित, आयुष, सत्यपाल, सत्यम, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से सेशन को साझा कर दीजिए और जानना शुरू करिए क्या कुछ खास है। सबसे पहली खबर जो आज बन रही है वो है ब्लैक सी के ऊपर रूस और अमेरिका के बीच कुछ ऐसा हुआ है जिसको मतलब एक प्रकार से यूं समझिए कि अपने आप में ही अनोखा हुआ है। अनोखा क्या हुआ है वो आज हम समझेंगे। अनोखे को इस तरह से समझ लो जैसे आप में और हम में कभी लड़ाई हो रही हो। बचपन में अपन भाई लोग लड़ते नहीं थे, भाई बहन में लड़ाई होती थी, तो भाई बहन में लड़ाई होती थी तो तरीका क्या होता था कि यार लड़ाई तो लड़नी है, लेकिन पापा को शिकायत हो जाएगी अगर मैंने आपके थप्पड़ मार दिया, अगर मैंने आपके कोई नुकसान पहुंचा दिया तो शिकायत हो जाएगी। अब उस शिकायत का जो डर होता था ना, उसके चक्कर में कभी तकिए से मार दिया कि ले हाथ से नहीं मारा मैंने, है ना, तकिए से नहीं मारा तो फिर क्या किया, भाई बहन आपस में झगड़ रहे हैं और उस बीच के अंदर कोई और तरीका अपना लिया, जैसे उसको टीज करने के लिए जब वो सो रहा है या सो रही है लाइट जला दी, ठीक है, उसको टीज करने के लिए उसकी किताबें इधर से उधर फेंक दी, या फिर जब उसके दोस्त या उसकी सहेलियां आ रही हैं तब आपने हुड़दंग मचा दिया। तो ये जो टीज करने की हरकत है ना, कुछ ऐसी हरकतें इस समय पर हो रही हैं और ये हरकत थोड़ी बड़ी हो गई। कैसे हो गई? रूस जो है ना इन दिनों खिसियाया हुआ घूम रहा है। क्यों खिसियाया घूम रहा है आपको भी पता तो है, क्योंकि यार देखो दुनिया के जितने भी देश आए वो अमेरिका के साथ आए, अमेरिका के साथ यूक्रेन का साथ दिए, लेकिन रूस के साथ में कोई नहीं आया। इससे थोड़ा खिसिया गया रूस, और खिसियाने का एक बड़ा कारण यह भी था कि रूस के पास ना युद्ध को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर गया। वो एक टेक्निक थी जिसको वो बनाने में थोड़ा पिछड़ गया, और दुनिया में तो वही है जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध आया तो अमेरिका दुनिया में सर्वोपरि बनकर कैसे आया, क्योंकि उसने अपने पास न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया था। दुनिया में जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था वो सब पिछड़ गए थे। तो अमेरिका ने यह सीख लिया था कि दुनिया में कुछ भी बनाओ लेकिन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करो और उससे एडवांस चीजें हमेशा डेवलप करते चलो। यही कारण है कि आज तक अमेरिका टेक्नोलॉजी के दम पर ही दुनिया का सर्वोच्च यानी एक तरह से हेजिमोनी को स्थापित करने वाला देश बना हुआ है। रूस भी टक्कर से चल रहा था। जहां एक और अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया तो रूस ने सबसे पहली सैटेलाइट छोड़ दी, स्पुतनिक जिसका नाम था। यानी एक प्रकार से टेक्नोलॉजी की लड़ाई इन दोनों के बीच चल रही थी। इस बार रूस थोड़ा मात खा गया था। किस चीज में? वो ड्रोन नहीं बना पाया। उसको लगा कि ड्रोन की क्या जरूरत है जब मेरे पास तलवार है। ये बिल्कुल वैसी ही बात है, मेरे पास जब तलवार है तो सुई की क्या जरूरत है। तो उसने सोचा कि ड्रोन की क्या जरूरत है, वो भी तो हवा में उड़ेगा, मेरे पास तो सुखोई है, मिग है, मेरे पास इतने एक से बढ़कर एक फाइटर जेट्स हैं, तो मुझे ड्रोन की कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन वो यहां गलत था। गलत क्यों था? क्योंकि ड्रोन में बहुत से ऐसे फीचर्स होते हैं। सबसे पहली चीज, बिना इंसान के उड़ता है, यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है। इंसान बैठा ही नहीं है उसके अंदर, तो बैठा नहीं है तो आपको कुछ खोने का डर नहीं है। दूसरी बात, सस्ते में भी बन जाते हैं और महंगे में भी बनते हैं। ऐसे फीचर्स भी डाल सकते हो जिससे आपको चिंता नहीं है। इंसान की तो लिमिटेशन होती है कि उसे रुकना भी होगा, उसे नींद भी आ सकती है। मशीन का तो क्या सोना क्या जागना। अमेरिका इस चीज में बहुत आगे निकल गया था। हाल ही में क्या हुआ है कि अमेरिका के एक ड्रोन को रूस ने बड़े ही खिसियाहट में आकर के समुद्र में गिरा दिया। कैसे गिराया? अब कोई कहे कि उस पर गोला चलाया, बोले नहीं, उस पर गोला नहीं चलाया। तो बोले फिर क्या किया? भाई साहब उस पर ना तेल गिरा दिया। मतलब ये युद्ध के अंदर कहीं शामिल ही नहीं था। जैसे आप और हम लात घूंसे से लड़ाई कर रहे हैं और आपने मेरे गुदगुदी मचा दी। अब गुदगुदी मचा दी तो भाई मैं अपने आप हार गया। एग्जैक्टली जैसे होता ना लड़ाई वगैरह हो रही है, युद्ध के प्रक्रम में ही नहीं था। लड़ाई के अंदर लात घूसे चल रहे हैं, आप गुदगुदी मचाकर मुझे हरा रहे हैं। एग्जैक्टली कुछ ऐसा रूस ने अमेरिका के साथ किया है। फाइटर जेट ने रूस के फाइटर जेट ने अमेरिका के ड्रोन को तेल गिरा के डुबो दिया। तेल गिरा के मतलब उसके ऊपर गया, ऊपर से तेल फैलाया, वो बेचारे ड्रोन पे गिरा। ड्रोन संभल ही नहीं पाया, ना तो बम था उसके ऊपर ना कुछ और था, तेल फैला दिया। वो युद्ध के अंदर आता ही नहीं है कि किसी ने मिसाइल चलाई या कुछ चलाया, तेल फैला दिया और वो जो ड्रोन है वो धड़ाम से जाके ब्लैक सी में गिर गया। उसके बाद अमेरिका कह रहा है कि ये तो हद ही हो गई है। मतलब ये कोई युद्ध जीतने का तरीका है क्या? मतलब अगर हमसे लड़ाई लड़ रहे हो तो ये कोई तरीका है क्या? रूस कह रहा है देखो भाई,
अपन ने आपका ड्रोन मारा ही नहीं, हमने तो मारा ही नहीं, और हम चाहते ही नहीं है कि आपसे लड़ाई लड़े। हमने तो पहले ही क्लियर कर रखा है हमारी आपसे लड़ाई है ही नहीं, हम साफ हैं। तो ये पूरा घटनाक्रम है जो मैं आज आपको यहां पर सुनाने वाला हूं और समझाने वाला हूं सिलसिलेवार तरीके से। लोकेशंस को आप ध्यान से सुनते और समझते चलिएगा। देखिए साहब, खबर कुछ इस प्रकार से है, रशियन फाइटर जेट फोर्स डाउन यूएस ड्रोन ओवर ब्लैक सी। ये खबर दुनिया के हर अखबार में छप गई। रशियन फाइटर जेट हिट अमेरिकन ड्रोन ओवर ब्लैक सी। सुर्खियां यही आई कि अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया रूस ने, लेकिन वास्तविकता क्या थी? मार नहीं गिराया, उसको धोखे से मार दिया। धोखे से कैसे मारा वो मैं आपको बता रहा हूं। इधर देखिए, तो अब आप देखिए, रूस का फाइटर जेट था, उसने मंगलवार को ब्लैक सी के अंदर, अच्छा बाय द वे ब्लैक सी कहां है वही मैं बताऊंगा, और जो ड्रोन था वो ऐसा था, मतलब एक पिक्चर आ रही है इन दिनों बाहर, वो भी मैं बताऊंगा। जो किरदार है थोड़ा सा उनका परिचय ले लीजिए। किरदार अमेरिका की तरफ से है MQ-9 रीपर ड्रोन। रीपर ड्रोन वही है, थोड़ी सी मैं इसकी तारीफ कर दूं ताकि आपको थोड़ी वैल्यू समझ में आ जाए इसकी। ये रीपर ड्रोन है, ये वही ड्रोन है जिसने अल कायदा के चीफ अल जवाहिरी को मार गिराया था। ये वही ड्रोन है जिसको इंडिया इसी कारण से खरीदना चाहता है क्योंकि इसकी जो निगरानी की क्षमता है वो अभी तक दुनिया में उपलब्ध सभी ड्रोनों में सर्वोत्तम है। ये वही ड्रोन है जो कि 480 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घंटों तक उड़ सकता है। इसमें कोई नहीं बैठता और यह हवा में उड़ता रहता है। अमेरिका इस ड्रोन को कम से कम 30 मिलियन से लेके 35 मिलियन डॉलर प्रति पीस के हिसाब से बेचता है। यानी आप इसको फाइटर जेट से भी महंगे दामों पर खरीदते हैं। इंडिया ने तो इसकी खरीद की इच्छा भी जता दी थी जब इसने अल जवाहिरी को मार गिराया था। वहीं दूसरी ओर इससे लड़ने वाला था कौन? इससे लड़ने वाला था सुखोई 27 फाइटर जेट, जो कि तुलनात्मक रूप से कीमत में इससे सस्ता है। अगर ये 35 मिलियन डॉलर का आएगा तो वो 30 मिलियन डॉलर का आ जाएगा। लगभग 5 मिलियन डॉलर का सस्ता वो फाइटर जेट है जिसमें पायलट बैठा हुआ है, जो तेज चलता है, तेज गोले फेंकता है, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट में वैल्यू इसकी ज्यादा है क्योंकि ये बहुत सारी चीजों में मतलब आप इसको भेज दीजिए। आप सोचो ना, अफगानिस्तान में अल जवाहिरी को मारने में इसका उपयोग अमेरिका ने लिया था। इसका उपयोग कई तरीके से मल्टीपर्पज यूज है इसका, ठीक है। तो इनके साथ हुआ क्या? तो हुआ ये, रशिया के 2 सुखोई 27 आए और इस ड्रोन के ऊपर नीचे घूमने लगे। अब आप पूछेंगे अमेरिका कुछ कर क्यों नहीं पाया? भाई कर तो रहा था। असल में क्या है, इसमें ये जो कैमरे लगे हैं, इन कैमरे से सब रिकॉर्ड कर लिया है अमेरिका ने, और होपफुली जल्दी ही उसका वो वीडियो भी सामने आ जाएगा और वो वीडियो हम आपसे साझा भी कर देंगे कि कैसे ये कारनामा हो रहा था, ठीक है ना। तो एक प्रकार से इस पूरी घटना को नोट कर लिया गया है कि किस प्रकार से फाइटर जेट ने इस ड्रोन को चेज किया। लेकिन अमेरिका ने इसकी हिफाजत करने के लिए खुद के फाइटर जेट क्यों नहीं भेजे? क्योंकि आपकी दाढ़ी में तिनका था, चोर की दाढ़ी में तिनका कैसे था? ये जहां उड़ रहा था उस क्षेत्र में इसने चोरी छुपे वहां की निगरानी करने की सोची थी। इसने अपने ट्रांसपॉन्डर बंद कर रखे थे। अब ये ट्रांसपॉन्डर क्या होता है? जिसके माध्यम से ये बेस स्टेशन से कनेक्ट रहता है, जिसके माध्यम से ये सूचनाएं देता है। इसको सूचनाएं देने की जरूरत थी नहीं क्योंकि कोई पायलट तो बैठा नहीं था। ये तो फोटो खींचने गया था ब्लैक सी के अंदर। अच्छा, ब्लैक सी कहां है पहले मैं दिखा दूं आपको मैप में, थोड़ा सा आप उसे रियलाइज कर पाएंगे। ये रहा ब्लैक सी, ये रहा यूक्रेन। यूक्रेन ध्यान आ रहा है, जहां पे सारा संकट मचा हुआ है। उत्तर में इसके क्रीमिया, ये रहा सी ऑफ अजोव, कर्च स्ट्रेट, ये रहा रशिया। अमेरिका इसको यहां उड़ा रहा था ब्लैक सी के अंदर। जो भी समुद्र हैं जिन पर किसी देश का कब्जा नहीं है, कोई सी भी समुद्र पर नहीं है किसी भी देश का कब्जा, वो इंडिपेंडेंट या इंटरनेशनल सी कहलाते हैं। उन इंटरनेशनल सी में यहां पर अमेरिकी ड्रोन उड़ रहा था, तो इंटरनेशनल वाटर पे तो रशिया भी अपने फाइटर जेट उड़ा सकता है। तो ये वाला जो ब्लैक सी है, जिसकी सीमा रशिया से, जॉर्जिया से, टर्की से, बुल्गारिया से, रोमानिया से, यूक्रेन से, इन सब से लगी हुई है, इस ब्लैक सी के ऊपर जब ड्रोन उड़ रहा था तो रूस ने अपने फाइटर जेट्स को, जिनका नाम था SU सुखोई 27, उन्हें इसके पीछे लगा दिया। एक छोटा सा वीडियो वायरल हो रहा है, सत्यता को मैं प्रमाणित नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसा ही था। देखिएगा, मैं इस वीडियो को चला के दिखाता हूं। ये तो रीपर ड्रोन है, ये तो साफ साफ दिखाई दे गया, ठीक है। और ये देखो, रीपर ड्रोन पहचान रहे हो, और जिस फाइटर जेट से फोटो ली गई है वो सुखोई है।
जो कॉकपिट में से इसकी फोटो ली गई है कि कैसे उड़ रहा है ये, ठीक है। तो ऐसा कारनामा हुआ है, ये इन दिनों टीवी में काफी चर्चित चल रही है कि रूस के सुखोई ने कुछ इस प्रकार से पहले इसे चेज किया घंटों। 40 मिनट की बात तो यही अमेरिका वाले बता रहे हैं कि 40 मिनट तक तो हमारे ड्रोन को इन्होंने घेरा, बढ़िया से फोटो फाटो खिंचवाई और फिर ऊपर से इसके ऊपर फ्यूल गिरा दिया। अब ये अमेरिका वाले भी परेशान होंगे कि यार हमने नीचे कैमरा लगा रखा है, नीचे की तो सारी जानकारी ये ले लेता है ड्रोन, ऊपर की जानकारी कौन लेगा। मतलब आप सोचो, असल में ये जो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें नीचे कैमरे लगे हुए हैं, नीचे कैमरे क्या कि धरती का सारा फोटो फाटो ये खींच सके, लेकिन ऊपर की तरफ जो है ना इस पे कोई कैमरा वैमरा नहीं लगा हुआ है, तो कहीं ऊपर से आके इस पे फ्यूल गिरा जाएगा तो क्या पता। दूसरा क्या है ना, ये रीपर ड्रोन ये हर किसी को नहीं बेचता अमेरिका, तो अमेरिका उन्हें ही बेचता है जिस पर वो आश्वस्त होता है कि ये मेरी टेक्नोलॉजी किसी को नहीं देंगे। तो इसकी ड्रोन की टेक्नोलॉजी जो है वो चुराना चाहता है इस समय रशिया, ऐसा अमेरिका का आरोप है। अच्छा, ये सच्चाई भी है। सब सच्चाई क्यों है? क्योंकि इन दिनों ये देखा गया है कि अमेरिका ने यूक्रेन को जो स्ट्रिंजर मिसाइल्स दी थी उनको भी रशिया ने यूक्रेन से निकालकर ईरान को भेज दिया है कि देखो, खोलकर देखो इसमें क्या है। यानी अमेरिका की जो खास मिसाइल प्रणाली है उसमें, स्ट्रिंजर मिसाइल प्रणाली में ऐसा क्या है, रिवर्स इंजीनियरिंग करके देखो। मतलब जैसे बचपन में नहीं होता था, बचपन में हम में से कुछ कलाकार ऐसे होते थे जो खिलौने खोल के देखते थे कि इसमें अंदर क्या है। ऐसे कलाकार दुनिया में भरे पड़े हैं और इसको रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। हम लोग क्या करते थे, खिलौने को तोड़ते थे और फिर सोचते थे कि ऐसा हम भी बनाएंगे, फिर उसको वापस जोड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन वो प्लास्टिक का खिलौना टूट चुका होता था। दुनिया में लेकिन कुछ और हो रहा है इन दिनों। क्या? जब भी कोई मिसाइल या फाइटर जेट या ड्रोन पकड़ा जाता है तो सबसे पहले उसे तोड़कर यह देखा जाता है कि इसमें ऐसा है क्या जिससे ये इतना खास हो गया है। ईरान इन दिनों इसी काम में लगा हुआ है, रिवर्स इंजीनियरिंग कहलाती है ये तरीका। चीन भी आज जो मैन्युफैक्चरिंग का हब बना हुआ है, इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण रिवर्स इंजीनियरिंग ही है। उसने दुनिया भर के जितने भी आइटम पहले इंपोर्ट किए, फिर रिसर्च लैब बैठा दी उनके ऊपर कि खोल खोल के देखो इनमें ऐसा है क्या। यही कारण है कि चीन मैन्युफैक्चरिंग हब तो बन गया, टेक्नोलॉजी का हब नहीं बन पाया। क्यों? उसने नवाचार नहीं किए। जो किसी ने बना लिया उसको खोल के देख लिया कि इसमें क्या है। आपने ये काम उस समय भी सुना होगा जब वैक्सीन बन रही थी कि रूस, मतलब जो चीन है, वो दुनिया भर की वैक्सीन चुराता फिर रहा था कि इसको देखेंगे इसमें ऐसा है क्या। तो आज दुनिया के देश रिवर्स इंजीनियरिंग से भी काफी मालामाल हो रहे हैं। इसी काम को करने के लिए लगा हुआ है कौन? ईरान। अब ईरान कौन कैसे कराएगा? अब रूस के लिए तो ये बड़ी बेइज्जती की बात है कि तुमने हमारी मिसाइल खोल के देखी या तुमने हमारा ड्रोन खोल के देखा। अब क्या हुआ कि इस स्थिति में रीपर ड्रोन को पानी में गिरा दिया, ब्लैक सी के अंदर गिरा दिया। अब यहां पर जाकर के सारे लोग ढूंढने लग रहे हैं कि ये ड्रोन गिरा कहां। अच्छा, अमेरिकियों के साथ दिक्कत क्या हो गई, उनका ट्रांसपोंडर ऑफ था तो ये नहीं पता कि वो कहां गिरा। ऐसी स्थिति में रशिया वाले जो हैं वो दिन रात इसे खोजने में लग रहे हैं। एक बार ये मिल जाए तो ड्रोन की जो दिक्कत है ना, जब टॉप ड्रोन गिर गया तो उसकी दिक्कत भी खत्म ही कर देंगे, वैसा कि वैसा फिर बना लेंगे। ये खेला चल रहा है इन दिनों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। अब थोड़ा सा इनके बारे में विस्तार से और थोड़ा सा जान लीजिए। तो खबर जो है वो 14 मार्च की सुबह 9:30 बजे की है। यहां पर लगभग इस जगह पर MQ-9 नामक ये जो रीपर ड्रोन है इसे गिराया गया था, जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, MQ-9 रीपर ड्रोन की खासियत $32 मिलियन का है ये, और ये जो सुखोई 27 जिसने इसके ऊपर तेल गिरा दिया वो $30 मिलियन का है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, ये 36 फीट लंबा है, स्पीड इसकी 300 माइल प्रति घंटे, लगभग 450 किलोमीटर प्रति घंटा, 1200 माइल तक या लगभग ये उड़ सकता है। मतलब आप 1600 से 1800 किलोमीटर एक बार में ये उड़ सकता है। इधर की तरफ अगर हम बात करें तो इसकी लेंथ 71 फीट है, स्पीड इसकी 1600 माइल प्रति घंटा है। यानी ये फाइटर जेट बहुत तेज हैं, लेकिन इन्हें रीपर को गिराने में आनंद आ गया। तो आनंद जो आया उसकी प्राप्ति दुनिया को हो गई, और दुनिया को हो गई तो अमेरिका वाले जो हैं वो इस बात से बहुत खफा हुए कि यार ऐसे भी कौन खेलता है, ऐसे भी कौन खेलता है। तो अमेरिका वाले जो हैं वो इसके बारे में बताने के लिए आए कि हमारे साथ क्या हुआ। लोगों ने कहा वीडियो दिखाओ। अब बेचारे दिखाएं कैसे, आगे पीछे का वीडियो तो है, तेल गिराने का वीडियो नहीं है। ठीक है, अच्छा इसके बाद में और क्या हुआ, इस ड्रोन की खासियतों में जब हम बात करते हैं तो ये काम कैसे करता है, फिर किसी पर गोले कैसे गिराता है। तो इसके जो ट्रांसपोंडर लगे हुए हैं ना, वो ग्राउंड कंट्रोल रूम से कंट्रोल रहते हैं और सैटेलाइट से इसको मैसेजेस प्राप्त हो रहे होते हैं। फिर वहां से ये अपने द्वारा एक्शंस लेता है। ये वही रीपर ड्रोन है जिसने अल जवाहिरी को मारा था, हमने इसके ऊपर न्यूज कवर की थी, 2 अगस्त 2022 की है। ठीक है, इसी की वजह से इस MQ-9 को ड्रोन को खरीदने के लिए दिसंबर 2022 में इंडिया ने अपने द्वारा अमेरिका से कहा था कि भैया हमें बेच दो वो वाला ड्रोन जिसने ये कारनामा करके दिखाया है।
एक प्रकार से अमेरिका दुनिया भर में इस ड्रोन का इन दिनों ट्रेलर काट रहा है। रशिया वाले इस चीज से खफा थे तो इसको गिरा दिया। क्यों? क्योंकि ये इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और अटैक मिशंस में काम आता था और रशिया वालों के पास ऐसा कुछ था नहीं, तो उन्होंने कहा हम भी बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब भारत ने इसको क्यों लेना चाहा? तो इसके पीछे का कारण यह है क्योंकि भारत, चीन के पास एक ऐसा ही मिलता जुलता ड्रोन है जिसका नाम है काहेंग। क्या कैहोंग नामक जो ड्रोन है, जिसे रेनबो 5 के नाम से भी जाना जाता है, उसके कंपटीशन में भारत इस ड्रोन को लेना चाह रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं सुखोई 27 फाइटर जेट की। जिसने ये कारनामा किया इसको गिराने का, वो रूसी फाइटर जेट है, जो कि रूस के द्वारा ट्विन इंजन बनाया हुआ फाइटर जेट है। ठीक है, तो अब अमेरिका की वायुसेना ने इस पर बयान दिया। ये यूनाइटेड स्टेट्स का दिया गया बयान है। ये इनके यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से वो बोलने के लिए बाहर आए और इन्होंने कहा कि हमारे साथ जो हुआ वो डंप किया गया था हमारे ऊपर फ्यूल। Several times before the collision, the Su-27s dumped fuel on and flew in front of the MQ-9 in a reckless and unprofessional manner. This incident demonstrates a reckless and unprofessional manner मतलब अनप्रोफेशनल मैनर का मतलब क्या है? युद्ध लड़ना है तो प्रोफेशनल तरीके से लड़ो। ऐसे कौन लड़ता है भाई? तो अनप्रोफेशनल मैनर। रूस कह रहा है ऐसा कुछ है ही नहीं। इन्होंने क्या किया, रशिया के एम्बेसडर को तलब कर लिया अमेरिका वालों ने, जो कि अमेरिका में रह रहा है। उससे कहा तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा सर हम तो लड़ना ही नहीं चाहते आपसे। रशिया ने मना कर दिया, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और दूसरी बात, हम आपसे लड़ना बढ़ना नहीं चाहते हैं, आपके ट्रांसपॉन्डर बंद। ये एंटोनी एंटोनोव है, जिसको रशिया, अमेरिका ने अपने यहां तलब कर लिया था। हम बहुत ही संभल कर चल रहे हैं, हमारे हर एक्शन को लेकर के हम कॉन्शियस हैं, तो हमारे ऊपर ऐसे आरोप ना लगाए जाएं। ये कहना है रूस के जो राजदूत हैं अमेरिका में तैनात, उन्होंने पत्रकारों से कहा कि भाई मैं कह चुका हूं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं कि जब आपके साथ कुछ हुआ है तो इसका वीडियो जारी करो। तो इनने कहा कि अभी उसकी रिकॉर्डिंग ढूंढी जा रही है, उस ड्रोन को भी ढूंढा जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में हर कोई इस चर्चा में तो है ही। इन दिनों एक चर्चा ये थी कि चीन वालों ने अमेरिका के ऊपर बलून चलाया था, तो अमेरिका वालों ने जब वो बलून गिराया था तब भी लोग उनसे वो प्रमाण मांग रहे थे कि ये आपके बारे में जानकारी जुटा रहा था, उसका भी प्रमाण दो। रशिया ने सिंपल सी बात बोली है कि अगर हमने मारा है तो हम उसको सर्विलांस के लिए इंटेलिजेंस जुटा लेंगे उसकी। फिलहाल के लिए इसमें और कुछ है नहीं ऐसा। हाँ, लेकिन इस बात में फिर से ये दोनों एकदम एक दूसरे के करीब आते आते लड़ाई से बच गए। करीब आते आते कैसे बच गए? क्योंकि असल मायने में इनके ड्रोन के गिरते ही ये संभावना मानी जा रही थी कि रशिया ने मिसाइल डालकर मारा होता अगर, तो फिर यहां पर झड़प हो सकती थी अमेरिका और रूस के बीच में। आप अगर शीत युद्ध की शुरुआत से, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर अब तक रूस और अमेरिका को नोटिस करें तो एक कंक्लूजन पाएंगे। क्या कंक्लूजन पाएंगे? कंक्लूजन ये है कि ये लोग आपस में कभी भी एक दूसरे से नहीं लड़े, दूसरे के देश में तो लड़ लिए, एक दूसरे के सामने आकर एक बार भी कन्फ्रंटेशन इन दोनों ने नहीं किया। ये इतने स्मार्ट हैं कि आपस में नहीं लड़ना। क्यों नहीं लड़ना? बोले अगर हम ही लड़ लिए तो जो हमको शांत कराने आएगा वो हमसे बड़ा हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे से बचकर ही चलते हैं। आप सोचकर देखो, दुनिया भर में इधर से उधर इनके राजदूतों को भगाया जा रहा है। अमेरिका ने इनके राजदूत को अपने देश में बिठाया हुआ है। और तो और अभी जो है ना, वो अपना एलन मस्क, वो अपने जहाज में एक रशियन को लेकर के वहां लेकर के गया है, स्पेस में लेकर गया है। बोले नहीं, अपना तो दोनों का अलग है, दुनिया भर में लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है। गजब की डिप्लोमेसी चल रही है। ठीक है, तो रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए इन्होंने पहले ईरान को भेजा था, और ईरान वाले भी भाई साहब इन दिनों गजब की लेबोरेटरी हो रखे हैं। ईरान वालों ने क्या किया, ईरान का आप यहां पर एक ना टोयोटो की गाड़ी है, उसके ऊपर रखा हुआ एक ड्रोन देख रहे हैं। इसका नाम है ईरान का शहीद 191 ड्रोन। पता है ईरान ने ये क्या किया है? ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन की रिवर्स इंजीनियरिंग करके इसको बनाया है। एक बार इस ड्रोन को पहचानो, ये गाड़ी के ऊपर रखा हुआ है, शहीद 191 स्ट्राइक ड्रोन नाम है ये। पता है ये ड्रोन कैसे बना है? ये अमेरिका का असली ड्रोन है जिसका नाम है RQ-170। पहचान लो इसको, ये अमेरिका का ड्रोन है, और इन्होंने भी एज इट इज सेम की सेम आइटम बनाकर दे दिया दुनिया को। 15 मार्च 2023 की खबर है। अंदाजा लगा लो रिवर्स इंजीनियरिंग कितनी बड़ी चीज होती है। अमेरिका जिसके लिए मिलियंस ऑफ डॉलर कमाना चाहता है, जिसके पकड़ में आ गया वो तो वैसा की वैसा कॉपी पेस्ट मार लेगा। अमेरिका का एक RQ-170 नामक ड्रोन है, जो कि मतलब तेहरान ने 2011 में पकड़ा था।
2011 के अंदर ईरान वालों ने इस ड्रोन को पकड़ लिया था, अमेरिका के ड्रोन को, और पकड़ के खोल वोल के देखकर इसके कलपुर्जे मिलाकर एग्जैक्टली कल परसों इसकी फोटो निकाल कर दिखा दी कि लो बना लिया हमने। तो अब सोच कर देखो, अभी जो रीपर ड्रोन है अमेरिका वाले बेच रहे हैं इसको 32 मिलियन 35 मिलियन डॉलर में, अब इसको भी पकड़ लिया जाए, समुद्र में तेल गिरा के फेंका है तो कुछ तो टूटा नहीं उसका, ना तो उसमें गोला लगा ना उसमें आग लगी, तेल फेंका तो वो बिल्कुल जैसे पक्षी के पैर, पक्षी का जो वो होता है सिस्टम, पंख नहीं उड़ पाते, उसके भी नहीं उड़ पाए और वो धम से जाके नीचे गिर गया। अब समुद्र में गिरा है, ना तो उसका कोई कलपुर्जा खराब हुआ, तो वो एक प्रकार से कैप्चर ही तो हो गया। अब सोचकर देखो, अंदर ही अंदर से उसको कैप्चर करके ले गए, तो उसकी भी रिवर्स इंजीनियरिंग हो जाएगी, अमेरिका वाले फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा, क्या इस तरह की चीजें सवाल में पूछी जाती है, कौन सी लोकेशन कहाँ है? बिल्कुल, ये यूपीएससी का 2019 का प्रीलिम्स का पेपर है, जहां पर यह पूछा गया था कि ब्लैक सी के साथ में कौन सा देश सीमा साझा नहीं करता है, या मतलब इनको मैच किया था कौन सा देश किसके साथ सीमा साझा करता है। तो लोकेशन जो है वो मैपिंग के अंदर बहुत काम की होती है, और यही कारण है कि जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए बैच लेकर आ रहा हूं मैपिंग का, जिसमें मैं वर्ल्ड मैपिंग कराऊंगा, और वो बैच होगा हमारी पेड क्लासेस के अंदर, बहुत ही नॉमिनल कीमत पर हम उसको लेकर आएंगे। यदि आप में से कोई भी इच्छुक छात्र या मतलब विद्यार्थी हो तो वो मैपिंग जरूर कर ले एक बार, ताकि उसके मतलब 15-20 दिन के लेक्चर्स के अंदर उसको दुनिया की सब चीजें, कौन सा समुद्र कहाँ है, कौन सी लेक कहाँ है, कौन सी स्ट्रेट कहाँ है, कौन सी पठार कहाँ है ना, कौन सा रेल मार्ग कहाँ है, कौन सा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है, वो सारी चीजें 15 से 20 दिन के अंदर कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो उसके लिए हमने अपना एप्लीकेशन ऑलरेडी बना रखा है, एप्लीकेशन का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन भी करके दे रखा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है आपके सामने गजब। गजब क्या है साहब? तालिबान क्रैश कोर्स कर रहा है। कहां? इंडिया में, इंडिया के आईआईएम कोझिकोड से। आप में से ना जाने कितने लोगों का सपना होगा आईआईएम में पढ़ना। आईआईएम भारत के जो सबसे अच्छे प्रबंधन संस्थान हैं उनके माध्यम से पढ़ाई लिखाई करना, लेकिन आप लोग इतना पढ़ लिख करके भी जहां ना पहुंच पाए, वहां यह आदमी पहुंच गया। कौन आदमी? जो बंदूक को किनारे रख करके किताब उठाकर देख रहा है, अच्छा इसमें भी कुछ होता है क्या, हुड़ी बाबा इसमें भी कुछ होता है क्या, ऐसी चीज का ये जो कार्टून आपको दिखाई दे रहा है, फिलहाल ये भारत में गजब चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या कि तालिबान वाले आईआईएम कोझिकोड से 4 दिन की क्रैश कोर्स क्लास ले रहे हैं, ये समझने का प्रयास कर रहे हैं इकोनॉमी कैसे चलती है, कल्चर कैसे होती है, सोसाइटी कैसे रन करती है, और इंडिया कैसे चल रहा है। आइए विश्लेषण करते हैं। और इस पर फिर जो पक्ष विपक्ष हमलावर चल रहे हैं, कांग्रेस ने जो मतलब केंद्र सरकार के आनंद ले लिए हैं कि वाह तालिबान को पढ़ाया जा रहा है, तमाम बातें हैं इसके अंदर। चलिए शुरुआत करते हैं। ये खास क्यों है? इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत खास है। देखिए आप और हम तो क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस पर लगभग हर दिन ही चर्चा करते हैं, तो हमें इस बात का महत्व भी पता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई हथियार है तो उसका नाम शिक्षा है। अगर आपको वाकई में दुनिया पर राज करना है तो आप एजुकेटेड बने, और इस एजुकेशन के लिए आज इसका नमूना आप देखिए ना, कि अगर अमेरिका आज दुनिया पर वर्चस्व स्थापित करता है तो केवल एजुकेशन के दम पर करता है, क्योंकि वो हर दिन नई टेक्नोलॉजी, नए आविष्कार और उन आविष्कारों को बेचकर पैसे कमाता है। तालिबान में जो हरकतें हुई, तालिबानी जो हरकतें हुई, उसके पीछे का बड़ा कारण क्या था? अशिक्षा। पढ़ाई लिखाई है नहीं, तो उन्हें लगता है कि हमारी जो रूढ़ी पद्धतियां हैं वही सही है। तो किसी को अगर सुधारना है, किसी को अगर मेन स्ट्रीम में लाना है, तो एजुकेशन देना होगा। इसी कारण से इंडिया पहले भी, जब अफगानिस्तान में तालिबान शासन नहीं था, तब भी वहां स्कूलें खोलता था। लेकिन अब जब वहां तालिबान शासन है, तालिबान वही जिसने हमारा हवाई जहाज हाईजैक करके खुद के पास रख लिया था, हमने आतंकी छोड़ने पड़े थे, हम उस तालिबान को फिर से शिक्षा दे रहे हैं, यानी उसको मैनर्स सिखा रहे हैं। अब उसके मैनर्स सिखाने की खबर जो है ना, वो इन दिनों सुर्खी बनी हुई है। क्या? इंडिया टू गिव क्रैश कोर्स टू तालिबान ऑन कल्चर, लीडरशिप एंड इकोनॉमिक्स। इनको सिखाया जाएगा कि देखो ऐसे नहीं होता है, गन के दम पर तुमको दुनिया ने जानना ही बंद कर दिया है। आप भी जानते होंगे एक जमाना था, और आपने उस जमाने को अपनी आंखों के सामने बीतते देखा है। एक जमाना था जिस समय तालिबान हमारी क्लास में हर दिन सुर्खी पे होता था, जैसे आज रशिया यूक्रेन हर दूसरे तीसरे दिन होता है। जैसे ही अमेरिका वहां से निकला, अमेरिका निकला तो मीडिया का ध्यान भी निकल गया। मीडिया का ध्यान निकल गया। आज तालिबानी भूख से मर रहे हैं, रोजगार से मर रहे हैं, कोई संसाधन नहीं है। ऐसी स्थिति में जो उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा था कि हम दुनिया के लिए इतने खास क्यों थे,
अचानक वो मतलब खास से आम हो गए। अब वो जो खास से आम होने की स्थिति है ना, उनको वो समझ में नहीं आ रही है। इंडिया ऐसी स्थिति में भी उनके साथ खड़ा है, उनसे कह रहा है पहले समझो, किसी के दम पर सत्ताएं नहीं चलती हैं, पहले तुमको सहूलियत से ये सीखना होगा दुनिया कैसे चलती है। तो उनको आया, तो आप पूछेंगे अच्छा तालिबान के आतंकी इंडिया आ रहे हैं क्या? वेट करिए, यही तो क्लाइमैक्स है, इसको समझाएंगे। थोड़ा आगे चलिए, इधर देखते हैं साथियों। खबर है तालिबान टू गेट क्रैश कोर्स इन इंडियन कल्चर। भारतीय संस्कृति को समझने के लिए वो क्रैश कोर्स ले रहा है। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर ये वैसे तो गलत है। भाई साहब, पैसे आ रहे हैं हमारे पास। अंकित जी नमस्कार। मैं तो क्या, मेरे बच्चे भी अब विद्यार्थी नहीं है, लेकिन मैं आपके लाइव सेशन और पेड कोर्स दोनों का नियमित श्रोता हूं। आपके प्लेटफॉर्म में ज्ञान वृद्धि के अप्रतिम स्रोत हैं। आपका प्रयास अभिनंदन। उत्तम के बनर्जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत सारा धन्यवाद। सेशन के बीच में मुझे आपका कमेंट लेना पड़ रहा है, क्योंकि आप जैसे जो हमारे मतलब सीनियर लोग हैं, जो पढ़ाई को छोड़ चुके हैं, लगभग एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, नॉलेज के लिए जो लोग पढ़ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले हमने एक मैडम का वीडियो डाला था जो शायद 59 ईयर ओल्ड हैं, और उन्होंने भी मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। आप भी इसी प्रकार से मुझे अपनी ब्लेसिंग्स साझा कर रहे हैं। मैं बता नहीं सकता कि आप मेरी रियल ट्रेजर हैं। रियल ट्रेजर से मतलब है कि मैं ये मानता हूं कि मैंने कुछ भी अगर पाया है ना, तो विद्यार्थियों साथियों के साथ तो मैं रोज इनको पढ़ाने की कोशिश कर ही रहा होता हूं कि ये पेपर में आएगा, यूं आएगा, काम में आएगा। लेकिन आप जैसे लोग जब मेरे काम को ऑथराइज कर देते हैं ना कि हाँ आप ठीक कर रहे हो, आप समाज के निर्माण में महती भूमिका निभा रहे हो, आप भारत के यूथ को भारत के प्रति प्रेमी बना रहे हो, उनके मन में भाव पैदा कर रहे हो कि वो भारत को लेकर के हमेशा गौरवान्वित रहें। अदरवाइज भारत की कमियां ही इन दिनों सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनल्स में चलती रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं जो प्रयास कर रहा हूं आप सबके आशीर्वाद से, मैं तहे दिल से, दिल की असीम गहराइयों से आपका बहुत ज़्यादा अभिनंदन करता हूं कि आपने मेरे इस कार्य को रिकॉग्नाइज किया। और आप सभी, मेरे पास और भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस मुझे मिले और पहुंचे जिसमें समाज के जो हमारे ये जो बड़े लोग हैं, जो दिग्गज हैं, मुझसे उम्र में बड़े हैं, वो अपने आशीर्वाद स्वरूप मुझे वीडियो बना बना के भेज रहे हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, जितने भी हमारे सीनियर हैं उन सबसे, कि यदि आपको लगता है कि मेरा प्रयास अच्छा है तो मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप कोई भी एक शॉर्ट वीडियो हमारे इन श्रोताओं के लिए भी बनाकर भेजें, अपने छोटे से मोबाइल से बना करके हमारे पास भेजें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7878158882 पर एक नंबर है हमारा, जिस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका वीडियो हम अपने साथियों से साझा जरूर करेंगे ताकि उन्हें भी लगे कि समाज में निर्माण किस प्रकार से सबके मिलने से होता है। माफी चाहूंगा, बीच सेशन में रोककर मुझे आपके कमेंट पर प्रतिक्रिया देनी पड़ी। पुनः वापस हम सेशन पर पहुंचते हैं। आइए, तो तालिबान टू गेट क्रैश कोर्स इन इंडियन कल्चर। अब तालिबान जो है वो क्रैश कोर्स प्राप्त कर रहा है भारत की कल्चर के ऊपर। इंडिया ऑफर्स तालिबान क्रैश कोर्स इन इकोनॉमिक्स, लीडरशिप एंड कल्चर। अब ये बात सुनकर के हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाएगा, और आपके दिमाग में भी अब तक कई नैतिक मूल्य आ चुके होंगे। ये तो कतई गलत है, जिसने हमारे साथ गलत किया उसके साथ हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो ऑनलाइन पढ़ेगा कि वो ऑफलाइन पढ़ेगा, कि वो हमारे यहां आएगा कि हम उसके यहां जाएंगे, हमें नहीं पता। लेकिन गलत है सर। क्यों गलत है भाई? क्योंकि सर आप देखो, वो हमारे खिलाफ था पहले, ठीक है, खिलाफ तो आपके खिलाफ तुर्की भी था, लेकिन तुर्की के भूकंप आते ही आप सब लोग वहां पर मदद पहुंचाने के लिए सकारात्मक हो गए। आपको लगा कि नहीं, वहां मानवता संकट में है। एग्जैक्टली अफगानिस्तान के केस में ऐसा हो रहा है। हमारे तमाम भारतीय जो चाहते हैं कि दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा रहे, विश्व पूरा एक परिवार के रूप में रहे। दुनिया क्या मानती है वो हमारा कंसर्न नहीं है, हम दुनिया को क्या मानते हैं ये हमारा कंसर्न है। ये हमारे संस्कार हैं। इन संस्कारों में हम दुनिया में कहीं भी कोई व्यक्ति परेशान हो रहा है उसको अपने साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। तालिबान के केस में भी यही हुआ। तालिबान में शासन जहां हो रहा है अफगानिस्तान में, वहां लोग भूख से बेचैन हैं। भारत वहां पर हजारों टन गेहूं वहां पर एक्सपोर्ट कर रहा है बिना पैसे लिए कि लो भाई अनाज खिलाओ, भूख से मत मरो और सीखो कि कल्चर क्या होती है, संस्कार क्या होते हैं। तो ये सिखाने का भारत प्रयास कर रहा है। ठीक है, अब बड़ा सवाल, क्या केवल तालिबान? नहीं भाई, इंडिया आज साउथ कॉपरेशन के माध्यम से, ये टर्म बड़ा काम का है साहब। जो मैं आपसे बोलने जा रहा हूं,
टर्म है साउथ साउथ कॉपरेशन। इसे आप जरूर जरा याद कर लीजिएगा। मैं एक टर्मिनोलॉजी मेरे विद्यार्थी साथियों से कहना चाहूंगा, एक प्रश्न अक्सर आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, क्या होता है साउथ साउथ कॉपरेशन। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, दुनिया के अंदर जो कम डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग देश हैं, जब कम डेवलपिंग या फिर कम और ज्यादा डेवलपिंग, डेवलपिंग तो डेवलपिंग होता है, जब कोई डेवलपिंग नेशन किसी दूसरे डेवलपिंग नेशन की मदद करता है तो उसे साउथ साउथ कॉपरेशन के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न याद कर लेना, परीक्षाओं में बहुत कॉमन है, यह पूछा जाने वाला। मतलब जितने भी स्टेट पीसीएस यूपीएससी वाले विद्यार्थी हैं, इसे बहुत फोकस करें। इंडिया आज तालिबान की मदद जिस डिप्लोमेसी के तहत कर रहा है उसका नाम साउथ साउथ कॉपरेशन है। मैं आपको बता दूं, यह टर्मिनोलॉजी यूएन में भी एक्सेप्टेड है, यूनाइटेड नेशन में एक्सेप्टेड है। का मतलब क्या हुआ, डेवलपिंग नेशन लीस्ट डेवलप्ड का या डेवलपिंग नेशन का जो मदद करता है उसे साउथ साउथ कॉपरेशन पॉलिसी कहा जाता है। ऐसे ही यदि कोई डेवलप्ड नेशन डेवलपिंग देश की मदद करता है तो उसे नॉर्थ साउथ कॉपरेशन कहा जाता है, नॉर्थ साउथ सहयोग कहा जाता है। ठीक है, तो भारत ने तालिबान के लिए ही नहीं, जितने भी डेवलपिंग नेशन हैं उनके लिए IIM कोझिकोड के माध्यम से 4 दिवस की एक सेमिनार रखी है। उस सेमिनार में दुनिया के जो देश भारत के साथ साउथ साउथ कॉपरेशन के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं उनको भारत ऑनलाइन शिक्षा देगा पूरे 4 दिन के लिए। ठीक है, तो ये कहां हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन वो लोग अपने यहां पर अपने देश में बैठकर पढ़ेंगे और IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड के जो व्याख्याता हैं वो अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स के माध्यम से और लाइव लेक्चर्स के माध्यम से वहां के लोगों को भारत की कल्चर, भारत की सामाजिक व्यवस्था, भारत का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारत में समाज किस तरह से विविधता में एकता लिए हुए आगे बढ़ रहा है, यह समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, दुनिया को देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। सबसे बड़ी चीज, दुनिया जहां आज केवल अपने अपनों को चाह रही है, जहां जातियां हैं वो एक जाति को पसंद कर रही है, जहां समुदाय हैं वो एक समुदाय को पसंद कर रहे हैं, जहां भाषा वाले हैं वो एक भाषा को पसंद कर रहे हैं, जहां धर्म वाले हैं वो एक धर्म वाले को पसंद कर रहे हैं। इंडिया इकलौता ऐसा दुनिया के अंदर राष्ट्र है जो फ्लरिश कर रहा है डाइवर्सिटी को अपने साथ ले जाते हुए। हमारी खासियत बन चुकी है विविधता में एकता। हमारे कुछ ही किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, कुछ किलोमीटर पर पहनावे, बोलचाल, भोजन, हमारी क्षेत्रीयता, धर्म, सब चीजें चेंज होती हैं कुछ कुछ किलोमीटर्स पर। और उनको लेकर के भारत अगर आगे बढ़ रहा है तो ये जो कल्चरल डाइवर्सिटी है ये सिखाने की आवश्यकता है इन जैसे लोगों को। वो लोग जो ये मानते हैं कि अगर अफगानिस्तान में कोई रह सकता है तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, यानी इस्लाम को मानने वाला ही वहां रह सकता है। नंबर दूसरा, ये वो लोग हैं जो मानते हैं कि अगर इस्लाम तो हमने बना लिया लेकिन अब शासन किस पर करेंगे, तो महिलाओं पर करेंगे, यानी महिलाओं को स्कूल मत भेजो, उन्हें प्रताड़ित करेंगे। इस धारणा को भारत तोड़ते हुए इन्हें सेशन करा रहा है, ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि अगर आप अपनी नीतियों में परिवर्तन करते हैं तो समाज सबके साथ विकसित होता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत के द्वारा क्रैश कोर्स कराया जा रहा है। ठीक है, तो इस क्रैश कोर्स का नाम है इंडिया इमर्जन ऑनलाइन कोर्स। तो इंडिया कैसे बड़ा बना, भारत का क्या इतिहास रहा, क्या भूगोल रही, कैसी अर्थव्यवस्था रही, हम कहां से कहां पहुंच गए। एक समय जब हम सोने की चिड़िया हुआ करते थे, उसके बाद कंगाल हो गए थे, और आजादी के बाद से हम फिर से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था अगर बने हैं, तो इसे सिखाने की जरूरत है। और सिखाने के लिए जो तालिबान सरकार के सदस्य हैं वो ऑनलाइन इस कोर्स में भाग ले रहे हैं। यह खबर सबसे पहले बाहर निकाली ब्लूमबर्ग ने कि इंडिया ऑफर्स तालिबान ऑफिशियल्स ए कोर्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड लीडरशिप। 4 दिन का यह प्रोग्राम इमर्जिंग विद इंडियन थॉट नाम से जाना गया है, यह आप लोग ध्यान रख सकते हैं। नई दिल्ली हालांकि तालिबान सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, यानी इंडिया तालिबान की सरकार को पहचान तो नहीं देता, लेकिन जो लोग वहां हैं उनकी शिक्षा का काम भारत कर रहा है। आपको याद होगा, भारत अपने द्वारा वहां एम्बेसी खोल चुका है, अपनी एम्बेसी के माध्यम से वहां पर लोगों की जरूरत के मुताबिक काम कर रहा है। देखिए, जियोपॉलिटिकली भी भारत के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि असल में अगर हमें पाकिस्तान को काउंटर करके चलना है
तो हमें अफगानिस्तान में अपनी पैठ हमेशा बना के रखनी होगी, अदरवाइज पाकिस्तान लोगों का गलत उपयोग करेगा। एक प्रकार से आप ऐसे समझिए कि यदि हमने उन्हें नहीं समझा कर रखा तो पाकिस्तान उनका उपयोग भारत के विरोध में कर सकता है। आपको याद होगा जब तालिबान से अमेरिका जा रहा था तो पाकिस्तानी इस बात से खुश थे कि अब हमें मरवाने के लिए तालिबानी मिल जाएंगे। आपको याद होगा कई नेताओं के ऐसे बेतुके और गैर लापरवाह वाले जो जवाब वो है ना लापरवाही वाले जो स्टेटमेंट है वो बाहर आए थे, जिनमें वो ये कह रहे थे कि अब पाकिस्तान तालिबान के लड़ाकों को कश्मीर में लड़ने भेजेगा। तो इस बात पर तालिबान ने अपनी समझ को कैसे यूज किया, यह भारत की कूटनीति का प्रयास है। भारत ने तालिबान को समझाया कि देखिए आपके कंधे पर बंदूक रखकर पाकिस्तान चलाएगा, तभी तो तालिबान तुरंत संभलता गया और उसने भारत को आश्वस्त किया कि वो पाकिस्तान के बहकावे में नहीं आएगा। तालिबान ने स्टेटमेंट दिया कि कश्मीर भारत का आंतरिक मसला है, हम इस पर कोई अपना स्टेटमेंट नहीं देंगे। आपको याद होना चाहिए जब अफगानिस्तान में अमेरिका चल रहा था उन दिनों तो फिर भी बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान आया करते थे अफगानिस्तान की तरफ से कि वो कश्मीर के मामले पर जब अलग से अपना शासन लेकर आएंगे तो ये कर देंगे और वो कर देंगे। लेकिन जैसे ही तालिबान वहां आया भारत की डिप्लोमेसी ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा, उनके लिए जो जरूरी चीजें थी वो दी ताकि उनका ब्रेन वॉश पाकिस्तान ना कर सके। और आज आप देख लो, आज अफगानिस्तान पाकिस्तान पर गोले चलाता है, आज अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर लड़ाइयां होती हैं, आज अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान जो है वो पाकिस्तान को धमकाता है कि तुम हमारा गलत उपयोग नहीं करोगे। इसका मतलब क्या निकला, ये भारत की कूटनीति है कि हम अफगानिस्तान के अंदर रह रहे तालिबान के लड़ाकों को भारत विरोध में उपयोग में नहीं आने दे रहे। और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन है। और भारत इस तरह के प्रयासों से तालिबान के साथ सॉफ्ट डिप्लोमेसी करता है। देखिए दो प्रकार की डिप्लोमेसी होती है, एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी, एक हार्ड डिप्लोमेसी। हार्ड डिप्लोमेसी होती है अमेरिका जैसे देशों द्वारा की जाती है। उसमें क्या होता है, ये लोग दुनिया को पैसे के दम पर, हथियारों के दम पर, सहायता के दम पर खरीदते हैं। भारत क्या करता है, उनको कल्चरल वैल्यूज के आधार पर उनको यह सिखाते हुए कि आपका अच्छा क्या है, हमारा अच्छा क्या है, और दुनिया में अगर को एग्जिस्टेंस करना है तो दोनों को अपने अपने अच्छों पर काम करना होगा। इस प्रकार से भारत तालिबान को शिक्षा दे रहा है। ठीक है, तो IIM कोझिकोड के अंदर इमर्जिंग विद इंडियन थॉट नाम से एक ऑनलाइन कार्यक्रम हो रहा है और इसमें भारत के द्वारा शिक्षा दी जाएगी दुनिया भर के लोगों को। इस प्रोग्राम का नाम है EITech प्रोग्राम। EITech जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर ये सारी चर्चाएं होने वाली हैं IIM कोझिकोड के द्वारा 14 तारीख से लेकर 17 तारीख तक। तो अब आपके मन में यह सवाल होगा कि क्या तालिबानी इंडिया आ गए? जवाब है जी नहीं, तालिबानी इंडिया नहीं आए हैं, वो ऑनलाइन बैठकर वहीं से पढ़ रहे हैं। ठीक है, यह रहा अपना IIM कोझिकोड जिसकी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब प्रोग्राम का नाम जान लीजिए। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी MEA द्वारा संचालित यह कार्यक्रम ITech के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम को इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर को ज्ञान देना है। ITech प्रोग्राम, ITech हाईटेक की तरह ITech प्रोग्राम। तो अब इसके बारे में जान लीजिए। इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन प्रोग्राम एक प्रकार का बायलैटरल असिस्टेंस प्रोग्राम है जो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। यह डिमांड ड्रिवन होता है, जिसको जरूरत होती है भारत दे देता है। रेस्पॉन्स ओरिएंटेड होता है, यानी कि आप अगर हमारे लिए साथ चलना चाहोगे तो ही हम देंगे। इसका उद्देश्य केवल इतना होता है कि डेवलपिंग कंट्रीज को हम इनोवेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से सहयोग करते हैं। ऐसा करके हमारे द्वारा अपने अब तक 158 देशों को एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप और सेवरल पैसिफिक कैरिबियन नेशंस में प्रोग्राम दिया जा चुका है। आप सोचकर देखिए, अगेन ये केवल एक देश के लिए नहीं है, डिमांड ड्रिवन है। जिस देश को चाहिए भारत से सीखना है कि भारत ऐसा कैसे बना, तो भारत उसको ट्रेनिंग देगा। और इस काम को करते करते भारत अब तक 158 देशों को अपने द्वारा सहयोग दे चुका है। ठीक है ना, तो वहां पर किसका शासन रहा हो ये हमारे लिए कभी मैटर नहीं करता। ये ध्यान रखिएगा, इंडिया केवल अगर दुनिया में इंटरफेयर कहीं करता है तो वो UN में करता है। इसके अलावा किसी देश में क्या चल रहा है भारत कभी भी टिप्पणी नहीं करता। दुनिया के देशों में चूंकि कोई खुद का गट वो नहीं है, इसलिए वो कुछ भी बयान करते हैं। आपने सोचिए, भारत म्यांमार के केस में उनके इंटरनल मसलों पर कुछ नहीं बोलता, भले ही वहां सैन्य शासन हो या कुछ भी हो। भारत म्यांमार में जिसका शासन है उससे अपना व्यवहार रखता है।
चाहे पाकिस्तान में किसी का भी शासन हो, भारत पाकिस्तान के आंतरिक मसलों पर कमेंट्री नहीं करता है। यही गलती दुनिया के देश करते हैं और इसी कारण भारत ऊंचा उठता चला जा रहा है। यह चीज दुनिया वाले भारत से सीखना चाहते हैं कि आप अपने ऊपर फोकस करके यूएन के अंदर बोल करके कैसे आगे बढ़ रहे हो। तो यह प्रोग्राम आईटैक प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। पहले स्थिति यह थी कि जब हम आजाद हुए थे ना, तो हमें दुनिया भर से सहयोग मिलता था कि भाई इनको पढ़ाने लिखाने के लिए पैसे दो। आज स्थिति बदल चुकी है। आज भारत खुद सालाना $2 बिलियन दुनिया की पढ़ाई की लिखाई के लिए खर्च करता है ऐसे प्रोग्राम्स के माध्यम से। यह प्रोग्राम आज का नहीं है, 15 सितंबर 1964 से चल रहा है, जिसके अंदर भारत दुनिया के देशों को लेसन सिखाता है। एक समय था जब भारत जो है वो लगभग $55 बिलियन का फंड रिसीव करता था एक प्रकार से चैरिटी के रूप में, और आज भारत खुद सालाना रूप से दुनिया को पढ़ाने के लिए निकल रहा है। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है? इसका इंपैक्ट यह पड़ता है साथियों कि जो साउथ एशियन नेशंस हैं, जो कि हमारे इस प्रोग्राम के लार्जेस्ट रेसिपिएंट हैं, उनको भारत की मदद से बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। इतना ही नहीं, आजकल भारत अपने द्वारा इन देशों के लिए अपने बजट में बजट भी रखता है। अगर आपको याद हो, अभी कुछ दिनों पहले अगर आपने देखा हो तो भारत का बजट अनाउंस हुआ था। उसमें भूटान के लिए भी भारत ने बजट रखा था, नेपाल के लिए भी रखा था, म्यांमार के लिए भी रखा था, श्रीलंका के लिए भी रखा था, इवन अफगानिस्तान के लिए भी रखा था। लेकिन भारतीय राजनीति में उसे प्रस्तुत दूसरे तरीके से किया गया। आपको याद होगा, मतलब केजरीवाल जी ये बोलते हुए पाए गए थे कि दिल्ली का बजट काट के केंद्र सरकार ने तालिबान को दे दिया है। इससे लोगों के मन में क्या भाव पैदा होता है? आतंकियों को पनाह दे रहा है भारत। वास्तविकता इससे उलट है। भारत अपने कूटनीतिक संबंधों को अपनी सुरक्षा के लिए उपयोग में लेते हुए यह दर्शाता है कि हमारे हित जहां पर जुड़े हैं, हमें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि वहां पर किसका शासन है। भारत ने आज तक किसी देश से संबंध इस आधार पर नहीं तोड़े कि वहां कैसी सरकार है। उदाहरण के लिए ईरान को ले लीजिए। ईरान के अंदर इस समय जो शासन है वो शासन पूरी तरह महिला विरोधी हो रखा है। हिजाब नहीं पहनने दे रहा है, महिलाओं को जहर देके मार रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत उससे अपने रिलेशन रखा हुआ है। कारण क्योंकि भारत मानता है ये आपका अपना तरीका है, आपका अपना संविधान है, हम इस पर आपको नसीहत देने वाले कोई नहीं होते। एग्जैक्टली भारत दुनिया के हर देश के साथ, चाहे वहां पर सैन्य तानाशाही रही हो, हम दुनिया को अपने पैमाने से जज नहीं करते। अमेरिका या डेवलप्ड नेशंस जिनको लगता है कि दुनिया उनके अनुसार राज करे, वो करते हैं। और ये भारत का तरीका आज से नहीं, हमेशा से रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि अब आप लोग इस बात को पूरी तरह से समझ गए हो। हालांकि कांग्रेस इस बात पर मजे ले रही है सरकार के कि आतंकवादियों को सरकार पढ़ाने की कोशिश कर रही है, उनकी मदद कर रही है। अब हालांकि एक चीज किसी कथन ने बहुत अच्छी कही है, ये वो केजरीवाल जी का मतलब वो था जब बजट आया था कि दिल्ली का बजट तालिबान को दे दिया गया है। हालांकि मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, एक गुड एजुकेशन इज ए फाउंडेशन ऑफ बेटर फ्यूचर। ये मैंने नहीं कहा, एलिजाबेथ वॉरेन ने कहा है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इन जैसे जाहिलों को शिक्षा दे देते हो तो ये सबसे बड़ा नोबल कॉज है, ताकि इन्हें पता चले कि दुनिया में क्या हो रहा है। अपने यहाँ एक पंक्ति कही जाती है, कुएं का मेंढक होना। कम से कम तालिबानी अपने आप को ही पूरी दुनिया का राजा नहीं समझेंगे, जब वो दुनिया को जानेंगे तभी जाकर कुछ अच्छा करेंगे। ये पर्सपेक्टिव है, बाकी अपने अपने तरीके हैं। ठीक है साहब, उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी समझ में आई हो। तालिबान रेफर्स टू इन अफगानिस्तान एज, ये कर्नाटका एसपी के अंदर पुलिस के अंदर पूछा गया है। आप इस पेपर के अंदर क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बाकी आपकी राय क्या है उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपनी राय लिखें। और सरकार को भी आप अपने द्वारा सलाह भेज सकते हैं। सरकार के पीएमओ के ट्विटर हैंडल पर या विदेश मंत्रालय के ट्विटर हैंडल पर वो ओपन है आपकी बात सुनने के लिए। आप अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं, तो आपकी बारे में भी जानकारी मिलेगी। बाकी हमारी तरफ से तो गुजारिश आपसे इतनी ही है कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इतने अच्छे से आप मेरे साथ इतनी देर से बने हुए हैं, मात्र 3000 हमारे लाइक वीडियो पर दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है, अगर आप इसे बढ़ा दें तो अच्छा लगेगा। सेशन को साझा कर दें, बहुत अच्छा लगेगा। और हमने सोचा है, अब ऑलरेडी हम 487 के सब्सक्राइबर मुझे दिख रहे हैं। 5 लाख सब्सक्राइबर जैसे ही हो जाएंगे हमारे चैनल के, हम आपके लिए फिर कुछ एक नया अनाउंस करेंगे। उसी समय हम बैच अनाउंस करेंगे, उसी समय हम अपने चैनल का नाम अनाउंस करेंगे, उसी समय आपके लिए कुछ उपहार अनाउंस करेंगे। तो जल्दी से देखते हैं कितना जल्दी आप इस चैनल के ऊपर 5 लाख सब्सक्राइबर पहुंचाते हैं, और हम ऐसे ही आगे चलते जाते हैं। चलें आगे। बहुत इंपॉर्टेंट खबर, फिर से इंपॉर्टेंट खबर। खबरें सारी इंपॉर्टेंट है, छांट छांट के पूरे दिन इसी को ढूंढा जाता है, कौन सी खबर ऐसी हो जो आपके काम की हो और वाकई में परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम की हो। हाल ही में व्हाट्सएप ने धमकी दे दी। किसको धमकी दे दी?
यूके गवर्नमेंट को कि यदि आप ये वाला कानून लाए, कौन सा वाला कानून अभी बताऊंगा, ऑनलाइन सिक्योरिटी बिल है कुछ ओएसबी करके, अगर आप वो कानून लेकर आए तो हम यूके छोड़कर चले जाएंगे। आजकल यूके बड़ा चर्चा में चल रहा है। आप पूछेंगे हम यूके के बारे में क्यों जाने, क्योंकि इसका रिलेवेंस भारत से भी है। व्हाट्सएप भारत में भी काम करता है और भारत में भी उसने कुछ प्रतिक्रियाएं दी थी, लेकिन यूके जितनी हाश प्रतिक्रियाएं नहीं दी थी, इतनी खराब प्रतिक्रियाएं नहीं दी थी। क्या है सेशन, आइए मैं बताता हूं। खबर क्या है, क्यों जरूरी है, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, जीएस पेपर 3 से जुड़ी हुई खबर है और ये परीक्षाओं में डेफिनेटली अटकेगी जब आपसे टेक्नोलॉजी में एन्क्रिप्शन संबंधी सवाल पूछे जाएंगे। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन क्या होता है, इसके लाभ क्या हैं, सुरक्षा के लिए चैलेंज कैसे है, दुनिया में कौन सा देश क्या कानून रखता है। अगर आपसे इस तरह की जानकारी ले ली जाए तो आपका आंसर बहुत समृद्ध बनता है। आज का जो सेशन मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसके पीछे का आधार है व्हाट्सएप थ्रेटनिंग लीव द यूके। ये द हिंदू के अंदर एक एक्सप्लेनर आया है, मैं वहां से उठा रहा हूं। मतलब व्हाट्सएप ने हाल ही में कहा है कि वो यूके को छोड़ देगा, धमकी दे रहा है यदि आप नहीं सुधरे तो मैं इसे छोड़ दूंगा। तो ये जो छोड़ने वाली कहानी है ना, इसको आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। व्हाट्सएप वुड नॉट रिमूव एंड टू एंड एनक्रिप्शन फ्रॉम यूके, ऐसा व्हाट्सएप के जो चीफ हैं उन्होंने द गार्जियन को और वहां के लोकल न्यूज चैनल्स को इंटरव्यू देते हुए कहा कि यदि चाहे तो यूके गवर्नमेंट कानून ले आए, लेकिन हम नहीं झुकने वाले और हम अपना एंड टू एंड एनक्रिप्शन नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, आप में से जितने भी मेरे प्यारे मित्र व्हाट्सएप यूज करते हैं, व्हाट्सएप जैसे यूज करते हैं उसमें पहले एक लाइन लिखी आती है, क्या, एंड टू एंड एनक्रिप्शन। उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे साथियों ने व्हाट्सएप को जब भी यूज किया हो तो उसमें इस एंड टू एंड एनक्रिप्शन वाले पॉइंट को नोटिस किया हो। मैं आपको एक बार के लिए दिखाने की कोशिश करता हूं, हालांकि आप अपने मोबाइल को भी खोलकर देख सकते हैं। उसमें जब भी आप किसी को पहली बार मैसेज करेंगे, है ना, पहली बार मैसेज करने के लिए किसको पहली बार मैसेज किया जाए, कर लीजिएगा। मेरे पास क्या, मैंने जैसे ही मैं मोबाइल को एयरप्लेन मोड से हटाऊंगा इतनी देर में मेरे पास कॉल्स आने लग जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो इन्होंने अभी कहा है, आप देख लीजिएगा, ऊपर ही ऊपर लिखा होता है व्हाट्सएप इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, यानी आपका मैसेज अगर आपने अपने पास से लेकर किसी और को भेजा, मान लो मैंने मेरे पास से कोई मैसेज शुरू किया और वो किसी के पास भेजा, तो व्हाट्सएप कहता है कि आपका मैसेज मेरे पास से निकलते ही, उदाहरण के लिए मैं अपने पास से आपके पास व्हाट्सएप कर रहा हूं, व्हाट्सएप कहता है कि आपने जिस व्यक्ति को भेजा इस दौरान जो मैसेज है इसे कोई नहीं पढ़ सकता। पढ़ नहीं सकता का अर्थ क्या होता है, अर्थ यह होता है कि हमने इसे एनक्रिप्ट कर दिया है। कैसे कर दिया, बोले तरीका हमने यह अपना रखा है कि आपके मैसेज को आपके डिवाइस से बाहर होते ही हम अलग सिक्योरिटी कोड में बदल देते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने फिल्मों में देखा होगा ना कि वो बात करते हैं तो कोड लैंग्वेज में बात करते हैं कि भाई 5 किलो आलू ले आना, इसका मतलब हुआ 5 किलो का बम मंगा रहा है वो, है ना। हाँ भाई, यहाँ बारिश अच्छी हो रही है, यानी सुरक्षा काफी तेज चल रही है। ठीक है, यहाँ पर भाई इतना मतलब बहुत बढ़िया से खेती हुई है, यानी बढ़िया से यहाँ विरोध हो रहा है। इसका मतलब और तरीके से एडवर्स लैंग्वेज में बात किया जाता है, कोडिंग के अंदर बात किया जाता है, साइन लैंग्वेज में बात किया जाता है। व्हाट्सएप कहता है कि हम आपके मैसेजेस को कोड लैंग्वेज में, कोड में ही बदल देते हैं, कहीं ना कहीं कुछ और कर देते हैं। वो हमारे सर्वर तक जाता है, हमारे सर्वर को भी नहीं पता होता कि इस कोड का मीनिंग क्या है, और फिर वहां से वो आपके दूसरे डिवाइस पर जाता है, जिसके पास आपने भेजा है वो वहीं पर जाकर प्रकट होता है, यानी इन बिटवीन हम आपके मैसेज को नहीं पढ़ सकते। इस प्रक्रिया को एंड टू एंड एनक्रिप्शन कहा जाता है। एंड यानी किनारा, एक किनारा इसका मैं और एक किनारा आप, एंड से एंड में एनक्रिप्टेड है, यानी बीच में इसे कोई नहीं देख पाएगा। ये जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है व्हाट्सएप के द्वारा, इस प्रक्रिया को यूके गवर्नमेंट हटाना चाहती है। मतलब यूके गवर्नमेंट चाहती है कि जब जरूरत पड़े तो वो दोनों के बीच में क्या बात हो रही है इन बात को चेक कर सके। बोले सर अगर आपने ऐसा कर लिया तो प्राइवेसी का क्या होगा? बोले क्यों भाई, पहले तो यूके गवर्नमेंट बताए कि वो ऐसा क्यों करना चाहती है। एक ने किसी को भेजा, दूसरे तक भेजा, बीच में उसने क्या बात करी, ये यूके गवर्नमेंट क्यों जानना चाहती है? तो यूके गवर्नमेंट का कहना है
कि मैं इसलिए जानना चाहता हूं या चाहती हूं कि आप लोगों ने जो बातचीत की ना, उसमें कहीं आपने चाइल्ड सेक्स अब्यूज की बात तो नहीं की। मतलब आपने बच्चों के यौन दुराचार की तो बातें नहीं की, आपने कोई ऐसी घटना तो इसमें चर्चा में शामिल नहीं की। तो बच्चों के बारे में आप क्या राय रखते हैं, इसको मैं देखना चाहता हूं। व्हाट्सएप कहता है कि इस बात की क्या गारंटी है कि आप केवल वही देखोगे। भाई मैंने अगर एक बार के लिए बंडल हटा दिया, सिक्योरिटी हटा दी, तो अब लोग आपस में व्हाट्सएप पर क्या बात कर रहे हैं ये तो आप धड़ल्ले से सुनोगे फिर। और जब आप सब कुछ सुन ही लोगे तो फिर हमारा क्या लॉजिक रहा। बात में तो दम है। उम्मीद है आप भी समझ रहे होंगे इस बात को। अरे भाई जब मैंने इन दोनों के बीच में क्या बात हुई, जब मैंने वो एन्क्रिप्शन ही हटा दिया, तो आप बच्चों की बात सुनोगे, क्या मतलब है इस बात का। आज दोस्त आपस में जब बात करते हैं तो बहुत कई जगह ऐसा होता है, कई अश्लील मैसेजेस, अश्लील कॉमेडी जोक्स साझा किए जाते हैं। आप जिस तरह से अपने आपस में बात कर रहे हैं ऐसे वहां पर बात नहीं करते। यानी उस व्यक्ति का जो पर्सनल स्पेस है, जो अपने दोस्तों से बरकरार रखा हुआ है, उसका अपना तरीका है अपने लोगों से बतियाने का। वो हो सकता है अपनी माशुका से बात कर रहा हो, अपने दुश्मन से बात कर रहा हो, अपने मतलब किसी प्रतिद्वंदी से बात कर रहा हो, किस लहजे में वो बात कर रहा है, आप उससे फिर तो जज करने लग जाओगे और नाप दोगे इसे। व्हाट्सएप ने कहा सुनो महाराज, अगर आपको ये चीज चाहिए तो बेहतर होगा कि मैं यूके छोड़कर चला जाऊं, मैं यूके में ना रहूं, ये बेहतर है। अब इसी राय में लोगों के मजे हो गए होंगे कि अगर व्हाट्सएप चला गया तो वहां का कोई लोकल टेक्नोलॉजी डेवलपर आ जाएगा। कोई भी वहां नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हर आदमी को सरकारी कानून नहीं, अपनी प्राइवेसी चाहिए। व्हाट्सएप जनता के हित में यह बात बोल रहा है। क्यों? जनता चाहती है कि उसका मैसेज कोई ना पढ़े। जब जनता चाहती है तो आप उस मैसेज को पढ़ करके, कौन सी कंपनी ऐसी होगी जो कहेगी कि मैं मैसेज दूंगा और सरकार पढ़ ले? आपका कोई व्यक्ति डाउनलोड ही नहीं करेगा एप्लीकेशन। तो वहां पर जो और राइवल्स हैं व्हाट्सएप के, जैसे सिग्नल एप्लीकेशन है, उसने भी सेम यही लाइन बोली कि अगर सरकार इस बिल को लाती है तो हम छोड़कर चले जाना ही बेहतर समझेंगे, हम आपके पास नहीं रुकेंगे। फिर आप में से कुछ लोग कहेंगे सर कुछ दिनों पहले भारत सरकार ने भी तो ऐसा ही किया था, कुछ दिनों पहले भारत सरकार ने भी तो ऐसा ही किया था। हाँ भाई, फिर से पैसों की बारिश हो रही है। अब कमेंट बॉक्स थोड़ी देर के लिए रोक कर लेते हैं, फिर हम बताएंगे, ठीक है। तो अब यहां पर पॉइंट क्या निकला? बोले कुछ दिनों पहले भारत सरकार ने भी तो ऐसा ही किया था। बोले क्या? बोले भारत सरकार ने भी तो सोशल मीडिया को लेकर के एक ऐसी ही गाइडलाइन निकाली थी। जी निकाली थी, तब तो व्हाट्सएप कुछ नहीं बोला। बोले बोला ना, वो जाकर सुप्रीम कोर्ट गया केस करने, लेकिन छोड़ने की धमकी क्यों नहीं दी? छोड़ने की धमकी इसलिए नहीं दी क्योंकि भारत सरकार ने यह नहीं कहा कि बीच में क्या बात हो रही है वो मुझे बताओ। भारत सरकार ने केवल यह कहा कि अगर कोई भी फेक न्यूज प्रसारित होती है तो वो फेक न्यूज एक से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक प्रसारित होती है। मुझे ये नहीं मालूम करना कि किसने किसको किया, मुझे यह मालूम करना है कि इसका सोर्स क्या था। मतलब पहला व्यक्ति कौन था जिसने फर्जी न्यूज प्रसारित की थी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? फिर से समझिए क्या हो रहा है। असल मायने में इस पूरी कहानी के अंदर यूके गवर्नमेंट क्या चाह रही है? एक से दूसरे को मैसेज भेजा जा रहा है, बीच में बताओ मैसेज क्या है। भारत सरकार ने क्या कहा था? भारत सरकार ने यह नहीं कहा मैसेज बताओ, भारत सरकार ने कहा किसने भेजा सबसे पहले। यह तो टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल है क्योंकि सेंडर तो पता ही है ना व्हाट्सएप को कि कौन किससे कनेक्टेड है। तो जब वो पता है तो ये लीड कहां से शुरू होकर आई, बस वो बता दो ताकि फेक न्यूज फैलाने वाला व्यक्ति पकड़ में आ जाए। दोनों अंतर है, ठीक है। तो अब मैं आपको घटना को थोड़ा विस्तार से बता देता हूं। क्यों कह रहा है व्हाट्सएप की वो छोड़कर चला जाएगा? ये सिग्नल एप्लीकेशन का मैसेज है। व्हाट्सएप के हेड ने कहा है कि वो सेफ्टी लॉ को नहीं मानेगा, इससे बेहतर है कि वो यूके गवर्नमेंट को छोड़कर चला जाएगा। तो विषय बना कि क्या है ब्रिटिश का ब्रिटिश ऑनलाइन सेफ्टी बिल, बॉस बिल क्या है जिसके चलते विरोध हो रहा है। ये बातें मैं अब आपको बता रहा हूं। रिसेंटली व्हाट्सएप चीफ विल कैथकार्ट, ये टर्म याद कर लीजिएगा, व्हाट्सएप के चीफ का नाम। हालांकि व्हाट्सएप जो है वो मतलब जो अपने वो हैं मार्क जकरबर्ग, उनकी कंपनी का ही हिस्सा है, लेकिन हर हिस्से का कोई एक हेड बना दिया जाता है। तो व्हाट्सएप के जो हेड हैं उनका नाम विल कैथकार्ट है। वो इन दिनों यूके की यात्रा पर आए हुए थे और उन्होंने कहा कि भाई साहब जो आप लोगों का ऑनलाइन सेफ्टी बिल आ रहा है
OSB, OBS, BOS, जिसको आप जिस नाम से जाने, बोले उस बिल के अंदर वो लोग जो हमसे एंड टू एंड एनक्रिप्शन जानना चाहते हैं, मैं नहीं दे पाऊंगा। देखिए, आपके लिए हमने कंटेंट को हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके एक ही पेज पर देना या पहले इंग्लिश और फिर हिंदी देना शुरू कर दिया है। तो हमारे बहुत से सारे साथियों की ये डिमांड थी कि सर आप हिंदी देते हो तो इंग्लिश नहीं देते हो, इंग्लिश देते हो तो हिंदी नहीं देते हो। तो हमने पूरी तरह से आपको पॉइंट्स बना करके जो बातें मैंने बोली हैं वो सारी दे दी हैं। ऐसा क्यों करना चाहता है? ये हिंदी भी अवेलेबल है भाई इसकी प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। अच्छा, तो इधर देखिए, प्राइवेट मैसेजिंग ऐप टू आइडेंटिफाई एंड टेक डाउन टेरर एंड चाइल्ड सेक्स एक्सप्लॉयटेशन अब्यूज। तो ये केवल इस काम के लिए, टेररिज्म अगर कहीं से पनप रहा है और बच्चों के सेक्स अब्यूज को लेकर कोई बात हो रही है, उसको चेक करने के लिए एंड टू एंड एनक्रिप्शन को हटवाना चाहते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए व्हाट्सएप ने कहा कि देखो, जब प्राइवेसी और फ्री स्पीच की आप बात करते हो ना, तो दोनों बातें एक साथ चल नहीं पाती हैं। आप प्राइवेसी रखना चाहते हो तो प्राइवेसी के लिए आपको पूरी तरह से ध्यान रखना होगा। यूनाइटेड किंगडम की संसद में जब से यह बिल प्रस्तावित हुआ है, 2 साल से अटका हुआ ही है। 2021 में इसका मसौदा तैयार हुआ था। अब सरकार पर प्रेशर है कि वो 2023 के मध्य तक इस बिल को पास करा ले। तो 2023 के मध्य तक जब इस बिल को पास कराने की बात हो रही है, तो ही व्हाट्सएप वाले इनके ऊपर मोरल प्रेशर डाल रहे हैं। अब लोगों ने मजे ले लिए इस बात के कि देखा, व्हाट्सएप यूके को तो छोड़ सकता है, इंडिया को नहीं छोड़ सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर व्हाट्सएप को यूके गवर्नमेंट ने कहा है कि यदि आपने हमारे नियम नहीं माने तो आपके ऊपर 18 मिलियन पाउंड पेनल्टी लगेगी। 10% उसका जो ग्लोबल रेवेन्यू जनरेट होता है उसका उसे सरकार को देना होगा। लगभग 180 करोड़ रुपए पेनल्टी लगाने की यूके गवर्नमेंट ने बात की। लोगों ने कहा, देखा, व्हाट्सएप धमकी दे दिया यूके गवर्नमेंट को, इंडिया को नहीं दे पाया। इसके पीछे का कारण है, असल में व्हाट्सएप के पास में जो यूके में यूजर्स हैं वो उसके कुल यूजर बेस का मात्र 2% है, लेकिन इंडिया में जो यूजर है वो उसके कुल यूजर बेस का 20% से ज्यादा है। इसका मतलब यदि वो इंडिया की सरकार को धमकी दे कि मैं भारत छोड़कर चला जाऊंगा, तो खुद व्हाट्सएप बर्बाद हो जाएगा। ऐसी स्थिति में यूके को समझा करके एक प्रकार से ट्रेलर सेट किया जा रहा है कि तुम्हें लॉस करके मैं लोगों में और पसंद का विषय बन जाऊंगा कि व्हाट्सएप ने प्राइवेसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। क्योंकि आज एप्पल भी किस बात के लिए जाना जाता है? कहते हैं कि एप्पल की डिवाइसेस में अगर लॉक लगा हुआ है, आपको पासकोड नहीं पता हुआ है, तो ऐसी स्थिति में खुद अमेरिका की चीफ रिसर्च एजेंसीज भी एप्पल के ऑफिस जाकर जानकारी मांगे कि ये जानकारी हमें तोड़कर दे दो, तो एप्पल तुरंत मना करता है, नहीं, मैं आपको कोई जानकारी नहीं दे सकता। ये जो इनको विशिष्ट बनाती हैं, यही इनके बेचने का सबसे बड़ा सेल पॉइंट बनती हैं। तो व्हाट्सएप जो है यूके गवर्नमेंट को इस प्रकार का टेलर देकर के ये दिखाना चाह रहा है कि मैं जनता हितैषी कितना हूं, और उस जनता हितैषी में ये दुनिया में इतना बड़ा मार्केट बनाने में फिर कामयाब हो जाएगा। ठीक है, ये जानकारी हमने दे दी। तो एनक्रिप्शन कैसे होता है? यूजर ए से यूजर बी के बीच में भेजते समय जो व्हाट्सएप का सर्वर है ना, वो की कन्वर्ट कर देता है। तो ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन होता है, जो मैंने आपको शुरुआत में समझा दिया था। भारत के अंदर जो बातें निकल कर आई थी वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि भारत ने भी अपने द्वारा जो बिल बनाया था उसके अंदर एक प्रश्न बना था कि भारत सरकार का जो तरीका है वो किस प्रकार से अलग है। तो ये देखो, ये था भारत की तरफ से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइन फॉर इंटरमीडियरी एंड डिजिटल सर्विस एथिक कोड, जिस पर हम लोगों ने व्हाट्सएप से कहा था कि आप सोर्स ऑफ ऑरिजिन जरूर बताइएगा। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात जानकारी पसंद आई हो। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं व्हाट्सएप के बारे में, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, और सरकार को आप अपनी तरफ से क्या सलाह दे सकते हैं वो भी बता सकते हैं। एक बालक है जो अपना चैनल बेचने का विज्ञापन हमारे चैनल पर लगा दिया है। बालक, अगर आप बेच रहे हो तो इसलिए बेच रहे हो क्योंकि आप उस पर कंटेंट या तो कॉपी पेस्ट मार के डाल रहे थे, है ना, या आपका चैनल उठ नहीं रहा है। बढ़िया से काम करो, जितने में बेच रहे हो इससे ज्यादा तो मेहनत कर लो यार, है ना। विज्ञापन के लिए अगर आप इस जगह को यूज कर रहे हो तो उसकी नेगेटिव पब्लिसिटी और हो जाएगी, ठीक है ना। नेगेटिव पब्लिसिटी ये हो जाएगी क्योंकि हम बच्चों को ये समझा देंगे कि कोई चैनल इतने कम में क्यों बिक रहा है। क्यों बिक रहा है? कारण ये है कि उस चैनल के ऊपर कोई भी इस समय व्यूअर नहीं आ रहा है, और जब व्यूअर नहीं आ रहा है मतलब उसका कंटेंट डेड हो चुका है। तो डेड चैनल को खरीदना, मतलब शो ऑफ के लिए खरीदना अच्छी बात है, यहाँ साहब ये मेरा हो गया, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं है, कोई भी उसको छुना और जानना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, 1100 रुपये का नुकसान हो गया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी,
अब ये फिर से एक इंटरेस्टिंग खबर है, जरा इस खबर को ध्यान से सुनिएगा। खबर क्या है? भारत भूटान सैटेलाइट के लिए हाल ही में एक गजब का काम। ये तस्वीर देख रहे हो आप, ये जो एंटीना सा लगा देख रहे हो, बचपन में याद है आप लोगों के गांव में, पता नहीं आप में से कितने लोग गांव में इस तरह का छतरी देखे होंगे। ये देख रहे हो एक टावर सा लगा हुआ, अपने टाटा स्काई वाला टावर है ना, एयरटेल का टावर, टाटा स्काई का टावर, ऐसा एक टावर भारत वालों ने भूटान में लगा दिया और भूटान वालों से कह रहे हैं बधाई हो तुम्हारे टावर हुआ है। मतलब आओ समझाते हैं। देखो असल में आपको यदि याद हो, अपने टाटा स्काई और एयरटेल पर ऐसी छतरी लगी होती है, देखिए आपने कभी? अरे अपने घरों पे सब पे लगी हुई हैं यार। अब अगर आप इंटरनेट टीवी चलाने लग गए तो बात अलग है, कुछ दिनों पहले तक ऐसा होता था, याद है? क्या है ये छतरी करती क्या है आपके छत पर लगी हुई? पता है कुछ? बताते हैं। ये छतरी आपको सैटेलाइट के माध्यम से टीवी के अंदर कंटेंट भेजती है। ये जो छजड़े लगे हुए हैं ना, ये छाजड़े जितने भी लगे हुए हैं, ये सब सैटेलाइट से प्राप्त मैसेज को आप तक भेजती है। टीवी में एकदम तभी क्लैरिटी के साथ सारी चीजें आ रही होती हैं, चाहे लाइट आए चाहे नहीं आए। आपने उठाया, बैटरी से टीवी चलाया, सैटेलाइट से सारे सिग्नल प्राप्त हुए, आपको मिल गए। अब ऐसे ही एक सैटेलाइट का रिसीवर जो है वो कहां लगा दिया? भूटान में लगा दिया। तो भारत ने ये सैटेलाइट का रिसीवर जो लगाया है, इससे क्या भूटान की टीवियां चलने लग जाएंगी? समझ लो। हालांकि फिलहाल के लिए तो हम टीवी नहीं चला रहे हैं, उनको मैसेज भेज रहे हैं। मैसेज कैसे? अरे इसरो के माध्यम से, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंडिया से अगर भूटान को मैसेज भेजना हो तो मैसेज के लिए हमने सैटेलाइट के थ्रू मैसेज भेजने का एक सिस्टम तैयार कर लिया है। भूटान की राजधानी थिम्पू में हमने एक इनको ऐसा रिसीवर लगा दिया है। बस इतनी सी बात है। नहीं, भूटान को यह भी कहा गया है कि मित्र, ये जो हमने रिसीवर लगाया है ये हमारे सैटेलाइट से मैसेज नहीं भेज रहा है आपको, ये आपके सैटेलाइट से आपको मैसेज भेजेगा। आप पूछेंगे अच्छा भूटान ने अपना सैटेलाइट भी भेज दिया? अरे हां भाई, भूटान ने इंडिया के साथ मिलकर के भूटान सैट नामक सैटेलाइट भेजा था। सारी जानकारी मैं आपको इस सेशन के अंदर देने वाला हूं। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स भारत की तरफ से भूटान का सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ा गया और अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट स्थापित हुआ, अब उस सैटेलाइट से भूटान को सूचनाएं मिलती रहेंगी। तो सैटेलाइट सूचना कौन सी देगा? जो इसरो उसको देगा, वो सैटेलाइट वहां से भूटान को देगा। बिना केबल कनेक्शन के सारा काम होने लग जाएगा और निर्बाध रूप से हम भूटान के संपर्क में रह जाएंगे। तो कई तरह से इंपॉर्टेंट है ये, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो हमारे व्यवहारिक रिश्तों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हमारे भूटान से रिश्तों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो इधर देखिए, इसरो ऑफिशियल एंड भूटान गवर्नमेंट इनॉग्रेट ग्राउंड स्टेशन ऑफ इंडो भूटान सैटेलाइट। ठीक है, ये इसरो के द्वारा आप ट्वीट देख सकते हैं, 13 मार्च की ये खबर आप देख रहे हैं, है ना? तो क्या चर्चा में है, कहां बनाया गया है, कैसा सैटेलाइट है, कब कुछ है, तो ये सारी बातें हम बताएंगे। ये जो पॉइंट आज एंड में लिखा हुआ है, ये मेरे प्यारे साथी जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, वो इस शब्द पर बहुत जोर दे लें। भारत की स्पेस डिप्लोमेसी कहला रही है ये। भारत कई प्रकार की डिप्लोमेसी करता है ना? डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति करता है, राजनीति नहीं है ये हमारे हितों की सुरक्षा के लिए किया गया व्यवहार है। तो वो व्यवहार इन दिनों स्पेस के माध्यम से निभाया जा रहा है। उदाहरण है इसके, सार्क की सैटेलाइट हमने भेजी, भूटान के लिए सैटेलाइट हमने भेजी, नेपाल के लिए, क्योंकि अब हमारा इसरो औरों की सैटेलाइट भेजकर हम और तो और अमेरिका, फ्रांस, जापान, इनकी सैटेलाइट भी भेज रहे हैं। सबकी सैटेलाइट भेजेंगे, इसरो भेजेगा। इसरो की ये अपने द्वारा स्पेस डिप्लोमेसी है। ठीक है, चलिए तो इसको देखते हैं इधर की तरफ। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आपको ये जो चीज दिख रही है, इसे आप देख लें। तो यहां पर आपको जो ये चीज दिख रही है, एंटीना जैसा जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको लगवाने कौन गया है? तो हमारे इसरो के जो हेड हैं वो यहां पर जाकर के आए हैं। कौन है इसरो के हेड इस समय? चेयरमैन एस सोमनाथ जी जो हैं वो यहां पर जाकर के इसका इनॉग्रेशन करके आए। तो चर्चा क्या है? भूटान की राजधानी थिम्पू के अंदर भारत के द्वारा इंडो भूटान सैटेलाइट का डेवलपमेंट किया गया है, ग्राउंड स्टेशन बनाया गया है। ठीक है, कहां है भूटान? तो देखिए, आपको नेपाल तो बहुत अच्छे से विजिबल हो जाता है पहाड़ी राज्यों में। इसके बाद में आपको नेपाल के बाद सिक्किम दिखाई देता है। सिक्किम के बाद में आपको पूर्व की तरफ भूटान दिखाई पड़ता है। ये भूटान रहा और इस भूटान की राजधानी थिम्पू ये रही। हमारे लिए क्यों खास है? क्योंकि भारत भूटान के साथ में बहुत मित्रवत अच्छे से व्यवहार रखता भी है और चीन जो है उसके बीच में भारत के लिए ये बफर जोन है।
क्योंकि यह क्षेत्र हमारे लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, जिसके माध्यम से भारत, शेष भारत, पूर्वोत्तर भारत से कनेक्टेड रहता है। ऐसी स्थिति में सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर चीन की नजर से बचने के लिए भूटान के साथ हमारी मित्रता गहरी रहे, यह भारत के हित में है। तो एक तरफ सिक्किम, एक तरफ भूटान, और इसी से बचा हुआ है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो जो भूटान है, इसमें भारत लगातार नित्य नए कार्य कर रहा है। और ऐसी स्थिति में डॉक्टर सोमनाथ, जो चेयरमैन है इसरो और सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ इसके, ये यहां जाकर के बाकायदा उद्घाटन करके आए हैं। क्या करेगा ये ग्राउंड स्टेशन? ये ग्राउंड स्टेशन जो है, ये कम्युनिकेट विद रिसीव इंफॉर्मेशन सेंट बाय दी सैटेलाइट। ऑब्वियस सी बात है ना, जैसे मैंने कहा कि आपके सामने एयरटेल और डीटीएच का जो वो लगा होता था, टाटा स्काई का छाजड़ा, वो क्या करता था? वो भी तो रिसीवर का काम करता था। ये भी रिसीवर का ही काम करेगा, ठीक है। और यहां पर ये अपने द्वारा एंटीना जो लगाया गया है, ये अपने से कोई सर्विस अगर भेजनी भी होगी तो रेडियो वेव्स के माध्यम से ये भेज सकेगा। तो इसके माध्यम से इंडिया भूटान जो है वो एक दूसरे से काफी अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगे। कुछ इस तरह से देखिए, मान लीजिए कि आप ये टीवी का ही उदाहरण मैंने यहां लिया है। टीवी है, टीवी के ऊपर ये जो छाजड़ा है कैसे काम करता है? सैटेलाइट से लाने का। एग्जैक्टली ऐसे ही अब ये भूटान के अंदर हमने एक बड़ा सा छाजड़ा लगा दिया है और वो बढ़िया से इनको सूचनाएं भेजता रहेगा। कुछ इस प्रकार से सोर्स सैटेलाइट को भेजेगा, सैटेलाइट डेस्टिनेशन को भेजेगा। सैटेलाइट आसमान में टांक रखी है। फायदा क्या है? लैंड से लैंड। अब मान लो कल को हमने इंटरनेट का कॉल किया या लैंडलाइन से कॉल किया, अब रास्ते में कहीं तूफान आ गया या किसी दुश्मन ने तार काट दिया, हम सूचना ही नहीं भेज पा रहे हैं। आप सोचकर देखिए भूटान के साथ भारत के लिए कितने सेंसिटिव है रिलेशन, कि भूटान को कोई भी सूचना अगर इमीडिएटली भेजनी हो, कैसे भेजोगे? सैटेलाइट के कनेक्शन को आप नहीं काट सकते। इसी कारण से तो सेना के अंदर भी हमारे जो सेलर्स पानी में हैं, उनके पास भी सैटेलाइट फोन दिया जाता है कि कुछ भी इमरजेंसी आ जाए आपके पास कॉल आ जाएगा। तो ऐसे हमने अब भूटान के अंदर एक रिसीवर डाल दिया है, किसी भी कंडीशन के अंदर अब वहां पर कॉल पहुंच जाएगा। अब इसमें भूटान को यह फील कराया गया कि हमने तुम्हारे ऊपर एहसान नहीं किया है, आप और हमने मिलकर यह काम किया है। देखिए क्या होता है ना, दो तरह की भावनाएं होती हैं। कैसे? एक भावना होती है कि भाई साहब मेरा बहुत नुकसान हो गया, तो बोले मेरी सहानुभूति आपके साथ है। सहानुभूति बोले तो सिंपैथी, मैं फील कर रहा हूं, हाँ भाई बहुत बुरा हुआ यार तेरे साथ, ये तो हुआ सहानुभूति दिखाना। एक होता है समानुभूति, एम्पैथी। एम्पैथी मतलब कि हम आपके साथ हैं, आपकी परेशानी मेरी परेशानी है और हम मिलकर इससे लड़ेंगे, दैट इज एम्पैथी। तो भारत अपने जो छोटे छोटे पड़ोसी देश है ना, इनके साथ बहुत एम्पैथेटिकल होता है, सिंपैथेटिकल नहीं, एम्पैथेटिकल, कि मैं सबका उत्थान करूंगा। और सबका उत्थान करने के क्रम में भारत ने भूटान के साथ मिलकर नवंबर 26, 2022 को मिलकर के एक PSLV C-54 नामक जो हमारा सैटेलाइट है, वो जो हमारा रॉकेट है, उसके साथ में इनका नैनो सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा था और साथ में और भी भेजे थे। यानी 26 नवंबर 2022 को हमने PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसरो का जो लॉन्च व्हीकल ले जाने वाला जो रॉकेट है, उस पर हमने 8 सैटेलाइट, साथ में हमने भूटान का भूटान सैट नामक जो सैटेलाइट है वो अंतरिक्ष में भेजा था। तो आप इधर देख सकते हैं, PSLV C-54 सक्सेसफुली प्लेस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 नैनो सैटेलाइट इन ऑर्बिट। 8 नैनो सैटेलाइट इंक्लूड्स इसरो नैनो सैटेलाइट 2 फॉर भूटान INS-2B। इसी को भूटान सैट नाम दिया गया है। तो ये एक नैनो सैटेलाइट है, एक छोटा सैटेलाइट है, और इस सैटेलाइट को भारत ने भेजा है। और भारत ने कुल 8 सैटेलाइट भेजे हैं, उनमें से ये एक है, ठीक है ना। तो एक प्रकार से हमने इसे अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया है। क्लियर हो गया? इसका नाम क्या हो गया? भूटान सैट। इंडिया की भाषा में इसका नाम क्या है? INS-2B। ये एक नैनो सैटेलाइट है और भारत ने इसे भेजा है। और किसके सहयोग से भेजा है? भूटान के सहयोग से इसे पृथ्वी के साथ में भेजा गया है। क्या ये पहला सैटेलाइट है? जी नहीं, भारत भूटान के लिए पहले भी एक सैटेलाइट भेज चुका है। और वो सैटेलाइट कब भेजा गया था? वर्ष 2018 के अंदर भेजा गया था। किसने बनाया था वो? क्यूशू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जापान के सहयोग से निर्मित था। भारत ने यह सैटेलाइट भूटान के लिए भेजा था, ठीक है। तो उसका नाम क्या था? उसका नाम भूटान 1 था। तो भूटान के लिए हमने 2 सैटेलाइट भेज दिए, 2018 में भूटान 1 और 2022 के अंदर भूटान सैट। भूटान सैट 2022 में, भूटान 1 2018 में, ठीक है। इस प्रकार से इसरो भारत। अब सवाल आता है, क्या इंडिया जो है वो
दूसरे देशों के लिए कुछ ऐसा करता है क्या? मतलब और देशों के लिए भी स्पेस डिप्लोमेसी चलता है क्या? बिल्कुल। भारत अपने कूटनीतिक संबंध इसरो के माध्यम से, जैसे हाल ही में आपने निसार सुना है, नासा और इसरो ने मिलकर के एक स्पेस मतलब अर्थ ऑब्जर्वेटरी रडार सिस्टम डेवलप किया है। तो वो जो निसार है, उस निसार को भी भारत ने यूएस के साथ मिलकर बनाया है ना? तो देखो, भारत रशिया, यूएसए, फ्रांस, जापान, इन सब के सहयोग से काम कर रहा है। ऐसे ही 2017 में भारत की तरफ से सार्क देशों के लिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के लिए भी एक सैटेलाइट भेजा गया था, और वो सार्क देशों को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के माध्यम से सारी जानकारियां, टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन, बैंकिंग, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, इन पर दे रहा था। हालांकि पाकिस्तान ने इससे बगावत की थी कि नहीं नहीं, भारत हमारी जानकारियां जुटा लेगा, लेकिन भारत ने अपने नेबर्स के लिए इस प्रकार से यह जानकारी शेयर की थी। और कब की थी? जब भारत इसको सेलिब्रेट कर रहा था। ठीक है ना? उम्मीद है आपको यह जानकारी क्लियर हो गई हो। सार्क सैटेलाइट पेपर के अंदर भी पूछा जा चुका है। उम्मीद है आप सभी साथियों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप सबको समझ में आ रहा है तो कृपया करके सेशन को ज्यादा से ज्यादा साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और हाँ, यदि आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़कर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री पढ़ना और भविष्य में आ रहे मैपिंग के बैच को लेना, तो कृपया करके लिंक कमेंट बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का दिया हुआ है। वहां पर मात्र 1999 में आपके लिए कोर्स पूरे साल भर के लिए उपलब्ध है। वहां जाएं, बेहतरीन तरीके से वहां पर पढ़ाई करें। ठीक है, चलें आगे। फिर एक और खबर है, और यह खबर किस काम की है वो भी मैं आपको बताता हूं। दैट इज दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन। क्या है ये साथियों? हाल ही में क्या हुआ है, कुछ दिनों पहले, अगर आपको याद हो तो मैंने एक खबर कराई थी आपको, जिसमें मैंने ये कहा था पाकिस्तान पहुंचा गरीब देशों की मीटिंग में। याद है, मैंने एक खबर डाली थी और शायद इस पर भी कटिंग करके हमने वो डाली है। तो वहां पर दोहा के अंदर दुनिया के जो सबसे कम विकसित देश हैं, कम विकसित बोले तो लीस्ट डेवलप्ड नेशंस हैं, कंट्रीज हैं, एलडीसी जिन्हें कहते हैं, उन एलडीसी जो कि संख्या में 46 हैं, उनकी बैठक आयोजित की गई थी। ठीक है, तो कतर दोहा के अंदर जो ये बैठक आयोजित की गई थी, वो बैठक के अंदर क्या निर्णय लिए गए वो मैं आपको बता रहा हूं। ये बैठक 5वें नंबर की थी। ये जानकारी मैंने आपको उस समय भी दी थी जब पाकिस्तान गया था, पाकिस्तान भी शामिल होने के लिए जब यहां गया था। ठीक है, तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की इस बैठक का कंक्लूजन क्या निकला? क्या यह इंपॉर्टेंट है? जी हां, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 5वीं बैठक है। खास क्यों है? क्योंकि दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि संख्या में 17 हैं, 2015 में लॉन्च किए गए थे, 2030 तक जिन्हें पूरा करना है, उनमें क्राइटेरिया रखा है कि गरीबी को खत्म करना है। लेकिन जब दुनिया में 46 देश लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के रूप में सर्वाइव कर रहे हैं, तो गरीबी पूरी दुनिया से खत्म कैसे हो सकती है? इस वजह से ये एलडीसी नंबर 5 आयोजित किया गया था। आपको मैंने टाइम फ्रेम भी इसका दिया था। अब ऐसी स्थिति में आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, इस बैठक में क्या निर्णय लिया वो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन अडॉप्टेड बाय वर्ल्ड लीडर टू फास्ट ट्रैक प्रोग्रेस इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। ये देख लीजिए, डाउन टू अर्थ, काफी फेमस समाचार पत्र है ये, विशेष रूप से इस प्रकार की खबरों के लिए, है ना। तो LDC 5, इसका नाम क्या है? LDC 5। तो परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा? LDC 5, इसका मतलब लीस्ट डेवलप्ड नेशन का जो ये सेमिनार है, ये 5वीं बार हो रहा है ना। तो आपको हमने बताया था और ये कंप्लीट हो चुका है। और इन्होंने किन चीजों पर यहां चर्चा की? यूएन में भी आप देख सकते हैं 5th यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज, इसमें जो डिक्लेरेशन आया, मैंने आपको ये सेशन बताया था। आपको यदि याद होगा तो मैंने ये मुद्दा पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था कि यहां पर पाकिस्तान भी गया था, लीस्ट डेवलप्ड नेशन कौन कौन से हैं, ये पूरी जानकारी मैंने अपने सेशन में आप लोगों को कराई थी। ठीक है, तो ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो तस्वीरों में दिख रहे हैं। मेजॉरिटी देश इसमें से अफ्रीका के हैं। इधर की तरफ आप एशिया के अंदर से यमन देखते हैं, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, और ये छोटे मोटे जो देश हैं इन्हें देखते हैं। कुल मिलाकर 46 देश हैं। यहां पर इन देशों ने मिलकर के एक डिक्लेरेशन पारित किया है, जिसे दोहा डिक्लेरेशन नाम दिया गया है, और 6 बिंदुओं पर चर्चा की गई है। तो हो सकता है अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज नंबर 5 और पूछा गया इसके बारे में बताइए, तो आपको केवल इतना बताना है, इतने देशों के माध्यम से होने वाला यह संगठन है। उद्देश्य गरीबी उन्मूलन है, जो कि एसडीजी का लक्ष्य है। यहां पर डिक्लेरेशन के अंदर 6 प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुई, बस वो चर्चा मैं आपके साथ बता रहा हूं। ठीक है ना। तो इसका नाम क्या? दोहा राजनीतिक घोषणा, दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन। LDC 5 के अंदर 5वां संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन था, जिसकी घोषणा पत्र संभावना से समृद्धि के स्तर के नाम पर निकाला गया था। ठीक है,
यूएन जहां पर 193 सदस्य हैं, वहां पर गरीब देशों के द्वारा इस प्रकार का कार्यक्रम किया गया था। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में नो पॉवर्टी नंबर 1 पर आता है। तो वहां पर नो पॉवर्टी को ध्यान में रखते हुए लीस्ट डेवलपमेंट देशों ने आपस में मीटिंग की थी। 46 देश हैं, ये मैंने आपको यहां पर दिखा दिया। ठीक है, ये 6 बिंदु हैं जिनके ऊपर कार्य योजना बनाई गई। नंबर 1, गरीबी उन्मूलन। स्वाभाविक है, गरीबों के बीच में चर्चा गरीबी हटाना ही होगी। बहुआयामी कमजोरियों से लड़ना, जलवायु परिवर्तन से निपटना, पर्यावरण का जो डिके हो रहा है उसे बचाना, कोविड-19 से उबरना और भविष्य के जोखिमों के प्रति समझ विकसित करना। इन 6 मुद्दों को ध्यान में रख करके ये जो दोहा डिक्लेरेशन हुआ है लीस्ट डेवलपमेंट नेशंस का, उसमें इन मुद्दों को ही केंद्र में रखकर काम की गई है। ठीक है, बस इतना सा पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। इन देशों में कौन से 46 देशों में शामिल कौन कौन है? अफ्रीका के 33, एशिया के 9, कैरेबियन एक देश है जिसका नाम हैती है। पेपर में ऐसे ही पूछा जा सकता है कौन सा कैरेबियन देश इसमें शामिल है। यह जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। ठीक है साहब, डन, कोई दिक्कत? पेपर में एलडीसी के ऊपर पंजाब सिविल सर्विस 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लाइटली मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं चिल्ला रहा होता हूं ना जरूरी है जरूरी है जरूरी है, तो कर लिया करो। ठीक है साहब, तो यहां होती है कहानी समाप्त। कहानी के बाद में अब यहां से क्वेश्चन नंबर 6 शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 1 लाइनर क्वेश्चंस के सिलसिले शुरू, जो कि 15 नंबर क्वेश्चन तक आपको दिए जा रहे हैं। पूरा कंटेंट कमेंट बॉक्स में जो पिन हमने टेलीग्राम चैनल कर रखा है वहां पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है अंकित अवस्थी सर, जो कि एक वेरीफाइड अकाउंट है। वहां पर आपको ये जानकारी मिल जाएगी। आप वहां जाएं और जाकर के अपने इस सेशन को मतलब वहां से पीपीटी प्राप्त कर लें। ठीक है साहब, प्रमुख दिनों के अंदर अगर मैं बात करता हूं, नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 तारीख को मनाया जा रहा है। ये खबर आपके लिए है। ठीक है, हमने जानकारी दी हमारे एप्लीकेशन की, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके दिया हुआ है। एक बार के लिए आप वहां पर अगर चाहते हैं पढ़ना, तो हमारे लिए एक ऐसा बैच जो कि यूपीएससी का फाउंडेशन और स्टेट पीसीएस एसएससी के फाउंडेशन के लिए जरूरी है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। जर्नल अवेयरनेस बाय अंकित अवस्थी के नाम से हमने बैच बनाया। हमारे एप्लीकेशन आरएनए बाय अंकित अवस्थी पर मात्र 1999 में ये उपलब्ध है, जहां हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी डिटेल से आपको दिए जा रहे हैं। पूरे 1 साल के लिए कोर्स उपलब्ध कराया जा रहा है। बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में कंटेंट है, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। पूरी तरह से आपको इवनिंग में 8:30 पर क्लासेस मिल रही हैं। वीकली टेस्ट संडे को आयोजित किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप हमारे मतलब जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं इन पर सुबह शाम से 8 शाम तक कॉल कर सकते हैं, शाम 8 तक कॉल कर सकते हैं। सेशन को इतना पेशेंस के साथ सुनने के लिए आपका बहुत दिल से धन्यवाद। जैसे ही हमारे इस चैनल पर 5 लाख सब्सक्राइबर होंगे, हम आपके साथ में चैनल का नया नाम रिवील करेंगे। इस रविवार को टेस्ट होगा, उसके विनर्स को भी कुछ ना कुछ उपहार दिए जाएंगे। इसलिए जो साथी करंट अफेयर्स सही से पढ़ रहे हैं, शनिवार को यूट्यूब पर हमारा रिवीजन क्लास और रविवार को एप्लीकेशन पर टेस्ट, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें विनर्स को उपहार भी दिए जाते हैं, उसके लिए हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।